हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो आज हमारा 45 हार्ड का 4th डे है। सो आई होप आपने पिछले 3 जो दिन है उनको अच्छे से एंजॉय किया, पढ़ाई की ढंग से, और आपकी काफ़ी अच्छी लर्निंग हो गई। सो आज का जो डे है उसमें हम इस क्या क्या चैलेंज करने वाले हैं, कौन सा चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। हम कंप्लीट करेंगे आज मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। एंड आज की टॉपिक्स क्या कवर होंगे, कौन से हमारे चैलेंजेस है जो हमको पूरे करने हैं, क्या हम आज सीख पाएंगे इस क्लास से, वो आपके सामने है। दैट इज हम समझ जाएंगे कि नेशनल इनकम होती क्या है, हम जान पाएंगे कि इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। देन हम जान पाएंगे मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, जो कि 3 मेथड है हमारे, हम सीख जाएंगे उनको। देन हम समझ पाएंगे कि नेशनल इनकम एट करंट प्राइस क्या होती है, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस क्या होती है, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, जीडीपी डिफ्लेटर देख लेंगे हम। एंड देन नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में कन्वर्ट करने का एक फॉर्मूला सिंपल सा वो समझ लेंगे। ठीक है जी। सो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस क्लास आप ये सारे क्वेश्चंस को आंसर कर पाओगे, इससे बाहर एग्जाम में कुछ आता नहीं है। सो कंप्लीट आपका सिलेबस यही है इस चैप्टर का। सो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले आपके सामने है नेशनल इनकम, कि नेशनल इनकम होती क्या है सर। तो नेशनल इनकम मतलब नेशन की इनकम। ठीक है जी। नेशन का मतलब क्या है, नेशन से मतलब है यहाँ पर वहाँ के लोग। सो नेशनल इनकम से मतलब हो गया कि जो नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं, जो नॉर्मल रेजिडेंट्स है किसी कंट्री के, वो ड्यूरिंग द ईयर अपनी कितनी फैक्टर इनकम कमाते हैं, अर्न करते हैं, उसका टोटल कर लो, आपको मिल जाएगी नेशनल इनकम। तो इसकी डेफिनेशन सिंपल आ गई, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक है जी। यहाँ से आपकी नेशनल इनकम कंप्लीट हो जाती है डेफिनेशन। अब हमने लास्ट चैप्टर में जो क्लास थी उसमें हमने समझा था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर हमने देखा कि सर्कुलर फ्लो के 3 मॉडल थे। ठीक है, सॉरी 3 फेजेस थे। कौन से फेज थे? प्रोडक्शन फेज, इनकम फेज, एक्सपेंडिचर फेज। तो साहब सॉरी, उन 3 फेज में हो क्या रहा था कि जो प्रोडक्शन फेज में था, प्रोडक्शन फेज में प्रोडक्शन हो रहा था सर, कि फैक्टर सर्विसेज की हेल्प से प्रोड्यूसर सेक्टर प्रोडक्शन करता है गुड्स एंड सर्विस का। देन उस फैक्टर सर्विसेज के अगेंस्ट में, फैक्टर सर्विसेज के अगेंस्ट में हाउस होल्ड्स को क्या हो जाता है, फैक्टर पेमेंट्स हो जाती हैं, जो कि उनकी क्या बनती है, इनकम। तो ये हो गया हमारा दूसरा इनकम फेज। अब जो हाउस होल्ड्स अल्टीमेटली वो इस इनकम का क्या करते हैं, दे स्पेंड दिस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसर सेक्टर। ठीक है जी। सो ये हो गया हमारा एक्सपेंडिचर फेज। और अगेन पैसा घूम के कहा जाता है, प्रोड्यूसर सेक्टर के पास आ जाता है प्रोडक्शन फेज में। इस सेंस में 3 फेज में पैसा घूमता रहता है अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है जी। सो इन 3 फेजेस के बेसिस पे हमारे पास 3 मेथड है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के। सबसे पहला मेथड है प्रोडक्शन फेज के बेसिस पे हमारे पास वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। दूसरा मेथड हमारे पास इनकम मेथड। तीसरा मेथड है बेटे एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है जी। अब इन तीनों जो मेथड है, इनके पर्सपेक्टिव से डेफिनेशन क्या है नेशनल इनकम की, वो भी हम देख लेते हैं। प्रोडक्शन फेज बोलता है कि जितने भी वैल्यू का प्रोडक्शन होगा इकोनॉमी के अंदर गुड्स एंड सर्विस का बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स, जितना भी वैल्यू का सम टोटल, जितने वैल्यू का जो है फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होगा किसके द्वारा, नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा, उसका टोटल कर लो, आपको मिल जाएगी नेशनल इनकम। इनकम फेज जो हमने भी पढ़ा कि इनकम फेज क्या बोलेगा कि सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जो कि नॉर्मल रेजिडेंट्स ने कमाई ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर, आपको नेशनल इनकम मिल जाएगी। एंड अगेन तीसरा आ गया एक्सपेंडिचर फेज। अब अगेन सिंपल सी बात है, एक का खर्चा दूसरे की इनकम होती है। अगर मैंने किसी को 100 रुपये पे किए, दैट मीन्स 100 रुपये की इकोनॉमी में इनकम जनरेट हुई है। ठीक है, मेरा खर्चा हो सकता है। तो दैट मीन्स कि जो टोटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, जो टोटल एक्सपेंडिचर हो रहा है ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो टोटल एक्सपेंडिचर हो रहा है ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, उसका टोटल करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, नेशनल इनकम। चलिए, तो ये बड़ा ही सिंपल सा हमारा कॉन्सेप्ट है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आ गया हमारा इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइज। सिंपल सी बात है भैया, जो प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइज है ना, जो भी ये प्रोडक्शन कर रहे हैं, कोई भी तरह की किसी भी तरह की प्रोडक्शन एक्टिविटी हो रही है,
वो तीन ही कैटेगरी में फॉल करती है, वो तीन ही कैटेगरी में आती है। या तो होगा प्राइमरी सेक्टर, या होगा हमारा सेकेंडरी सेक्टर, या टर्शरी सेक्टर, जिसको हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है सर। अब आप बोलोगे सर प्राइमरी सेक्टर में क्या आएगा, तो दुनिया के अंदर, देश के अंदर जो भी एक्टिविटी नेचुरल रिसोर्सेज के एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड है, दुनिया में देश में जो भी एक्टिविटी नेचुरल रिसोर्सेज के एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड है, वो सब क्या है, प्राइमरी सेक्टर। लाइक एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग, क्वायरिंग एटसेट्रा। ठीक है, ठीक है जी। एंड इसको हम प्राइमरी सेक्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सोर्स है किसका भैया, बेसिक रॉ मटेरियल का फॉर द सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में हो क्या रहा है, सेकेंडरी सेक्टर में होगा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या आएगा, सॉरी सर्विसेज नहीं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। क्या आएगा, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। तो गुड्स को आपको मैन्युफैक्चर करना है तो उसका रॉ मटेरियल कहां से आएगा, वो आएगा बेटा प्राइमरी सेक्टर से। सेकेंडरी सेक्टर हो गया हमारा दूसरा सेक्टर, जहां पे क्या आएगा, यहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट्स हैं जो क्या करेंगी, वो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगी इनपुट का आउटपुट में, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज यहाँ पे होंगी। ठीक है साहब। चलिए, तीसरा सेक्टर है हमारा सर्विस सेक्टर, जहां इन दोनों ही सेक्टर को जो सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है वो कहां से आएगा, टर्शरी सेक्टर से। ठीक है जी। तो यहाँ पर सारी ही वो प्रोडक्शन ऑफ सर्विस आ गई बेसिकली, लाइक ट्रांसपोर्ट सर्विस, एजुकेशन सर्विस, फाइनेंस सर्विस, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एटसेट्रा। हर तरह की सर्विसेज यहाँ पर आ गई। तो आप कोई भी तरह की आप एक्टिविटी देख सकते हो इकोनॉमी के अंदर जो कि प्रोडक्शन एक्टिविटी है, तो या तो सर्विसेज हो रही है, या वो प्राइमरी सेक्टर है, या फिर वो सेकेंडरी सेक्टर है, और चौथी कोई चीज़ होती नहीं है। ठीक है जी। तो सारी प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइज इन तीनों ही किसी में से किसी एक कैटेगरी में फॉल करती हैं। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इस हमारी इसका स्क्रीन का। चलिए, फिर आ गया साहब मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। ठीक है जी। हाँ भाई, मेजर ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। तो सबसे पहला मेथड क्या था, सबसे पहला मेथड है सर वैल्यू एडेड मेथड, इसका दूसरा नाम है प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, वैल्यू एडेड मेथड और प्रोडक्ट मेथड। अब आपको समझा देता हूँ सबसे पहले भले वैल्यू एडिशन होता क्या है। ये वैल्यू एडेड मेथड में क्या आएगा, वैल्यू एडिशन। तो सर ये वैल्यू एडिशन है क्या, समझिएगा। लाइक एक फार्मर है, और ऐसा फॉर इजी टू अंडरस्टैंड के लिए हम ले लेते हैं कि इसने कोई पैसा नहीं लगाया, इसकी जेब में कुछ गेहूं के अनाज के दाने थे, वो इसने अपनी ज़मीन पे फेंक दिए। ठीक है, एंड उससे क्या हो गया, उससे इसको प्रोडक्शन मिल गया वीट का। क्या मिल गया, वीट का प्रोडक्शन। और इसने 500 रुपये की जो गेहूं थी जो इसने प्रोडक्शन किया, वो इसने बेच दी किसको, मिलर को। तो मिलर ने क्या किया साहब, उस गेहूं को आटे में कन्वर्ट किया, आटा बना दिया उसका, और उसको बेच दिया किसको भाई, 700 रुपये में बेकर को बेच दिया। अब बेकर ने क्या किया साहब, बेकर ने उस आटे से ब्रेड बनाई, और उस ब्रेड को बेकरी शॉप पे बेच दिया, मान लो 900 रुपये में। ठीक है जी। एंड देन फाइनली मैं गया, ब्रेड खानी थी मुझे, मैं बेकरी शॉप पे गया, और मैंने ब्रेड ले ली। मतलब मैंने, मेरे जैसे जो भी कंज्यूमर्स थे जिनको ब्रेड खानी थी, बेकरी शॉप से ब्रेड ले ली उन्होंने, और ये ब्रेड बिक गई साहब, मान लो सपोज करो आप 1200 रुपये की। सो माय क्वेश्चन इज, इकोनॉमी के अंदर आप सपोज करो इकोनॉमी में यही एक्टिविटी हुई है, तो इकोनॉमी में इनकम कितनी जनरेट हुई है, इकोनॉमी में इनकम कितनी जनरेट हुई है। तो हमको लगेगा कि 500 रुपये प्लस 700 रुपये प्लस 900 रुपये प्लस 1200 रुपये। बोले सर इकोनॉमी में इनकम हुई है 1224, 3300 रुपीज़, 3300 रुपये का इनकम हुआ है, 3300 की इनकम हुई है। 500 इसने कमाए, 700 इसने कमाए, 900 इसने कमाए। तो बेटे आपका ये आंसर जो है बिल्कुल ही गलत है। क्यों है सर, क्योंकि देखिए इसने 700 रुपये का आउटपुट दिया है, मिलर ने 700 रुपये का आउटपुट दिया है, पर उस पर इनपुट की कुछ कॉस्ट भी लगी है, कुछ खर्चा भी हुआ है। दैट मीन्स इसका जो डिफरेंस है 200 रुपये, मिलर ने वही अर्न किया है। अभी इजीनेस के लिए समझते हैं। ठीक है जी, और कोई खर्चा नहीं इसका, आप हाथ से किसी आटा पिसा इसने, तुम ठीक है, तुम मत बोला सर बिजली भी जली है, उतना डिटेल में जाना मैं। तो एक तरीके से मान लो कि इसने जो है इसका इतना ही खर्चा है, इसने 500 रुपये की गेहूं ली, उसको 700 में बेच दिया, आटे में कन्वर्ट करके 200 रुपये इसने वैल्यू एडिशन किया है। फिर साहब इसने क्या किया, इसने ब्रेड बनाई, और 700 रुपये में खरीदा था इसने गेहूं आटा, और ब्रेड बना के बेच दी 900 रुपये में, 200 रुपये इसने कमाए।
फिर इसने क्या किया साहब, ब्रेड को फाइनली कंज्यूमर के हैंड में बेच दिया, उस पर अपना प्रॉफिट जोड़ के, और इसने 300 रुपये कमा लिए। ठीक है जी। इसकी अगर बात करें तो यहाँ पर इसकी कॉस्ट 0 थी, तो इसने अल्टीमेटली 500 रुपये कमा लिए। तो वैल्यू एडिशन ही है, इसने कितना वैल्यू एडिशन किया था, इसने 0 से 500 बनाए। ठीक है जी। फिर इसने 500 के 700 करे, इसने इस मिलर ने 500 से 700 बनाए, तो 200 रुपये वैल्यू एडिशन। फिर इस बेकर ने 700 के 900 बनाए, 200 रुपये वैल्यू एडिशन। फिर उस बेकरी शॉप ने 900 के 1200 बनाए, 300 रुपये वैल्यू एडिशन। तो अल्टीमेटली जो इकोनॉमी में इनकम हुई है वो 1200 रुपये हुई। क्या हुई है, 1200 रुपये। ठीक है जी। एंड फाइनल जो वैल्यू थी गुड्स की कंज्यूमर के हैंड में, वो कितनी है, वो भी 1200 रुपये है। तो आपको नेशनल इनकम कैसे मिल सकती है, या तो आप वैल्यू एडिशन ले लो, जितनी भी स्टेजेस हैं प्रोडक्शन में उन सब की वैल्यू एडिशन को काउंट कर लो, या फिर आप जो फाइनल कंज्यूमर है, कंज्यूमर कौन होता है, जो फाइनल एंड यूजर है, ठीक है जी, उसके हैंड में गुड्स की वैल्यू क्या है। ठीक है जी। ठीक है, तो उसको आप टोटल कर लो तो आपको मिल जाएगी आपकी नेशनल इनकम। सिंपल। चलिए इसको आप फॉर्मूला बेस के तरीके से और कैसे आपको समझना है समझ लीजिएगा। देखिए वैल्यू एडेड, तो वैल्यू एडेड इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ फर्म्स आउटपुट, वैल्यू ऑफ फर्म्स आउटपुट एंड वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन। इंटरमीडिएट कंजप्शन का मतलब होता है कि जो आउटपुट को बनाने में हमारे खर्चे हुए, जो आउटपुट को बनाने में हमारा रॉ मटेरियल, लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, एवरीथिंग, जो भी आउटपुट को बनाने में हमारे ऊपर खर्चा हमने किया है इनपुट्स के ऊपर, उन सबको जोड़ लो तो मिल जाएगा आपको इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो वैल्यू एडेड क्या आ गया, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होगा सर, इसका भी एक फॉर्मूला है। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको क्वेश्चन में सीधा सीधा गिवन नहीं होगा, जरूरी नहीं है। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या, आउटपुट क्या है, या तो आपने आउटपुट बेच दिया, या तो आपने आउटपुट मार्केट में बेच दिया प्रोड्यूसर ने, या उसके पास पड़ा है, ये तो है, उसके स्टॉक में पड़ा है। ठीक है जी। अब स्टॉक में भी दो चीजें होती हैं सर, क्या होती है समझिएगा ध्यान से, यहां ध्यान से समझिएगा आप, एक छोटा सा कंसेप्ट है। हम अकाउंटिंग एक पर्टिकुलर ईयर की करते हैं, नेशनल इनकम भी एक ईयर की हम फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है जी। तो सपोज करो ईयर 1/4/2025 से शुरू हो रहा है और 31/3/2026 को खत्म हो रहा है। अब हमें इस साल की नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है। क्लियर है। तो हमारी इकोनॉमी में कुछ ओपनिंग स्टॉक हो सकता है, क्या हो सकता है, ओपनिंग स्टॉक। सपोज करो 15,000 अरब खरब जो भी आप बोलना चाहो, या 15,000 लाख करोड़ का ओपनिंग स्टॉक है, कुछ भी मान लो, क्योंकि इकोनॉमी की बड़ी है, बहुत सारे चीजें, इतना ओपनिंग स्टॉक है। ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर आपने सेल्स हुई है इकोनॉमी के अंदर, मान लो 2,40,000 की सेल, कितनी हुई है, 2,40,000 की, और ईयर एंड में हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 20,000 यूनिट। ठीक है जी, 20,000 रुपए का। ठीक है सर। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो ओपनिंग स्टॉक है 15,000 रुपए या 15,000 करोड़, या आप जो भी समझना चाहो, इसके ऊपर जो पेमेंट्स हुई हैं, क्या वो इस पर्टिकुलर ईयर में हुई जिसकी हम नेशनल इनकम फाइंड आउट कर रहे हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ईयर 2025-26 की नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना। पर ये इनकम, इस 15,000 रुपए की जो इनकम हुई है, क्या इस साल में हुई है ये, बोले नहीं सर ये इस साल में नहीं हुई है। ये माल कब बना था, ये तो सर पिछले साल में बना था, तो इसमें फैक्टर पेमेंट्स कब हो गई, सब बोले सर पिछले साल हो गई। तो जो आपने 2,40,000 का माल बेचा है ड्यूरिंग द ईयर, इसके अंदर 15,000 रुपए भी तो है, इसके अंदर 15,000 भी तो है। तो दैट मीन्स 2,40,000 में से बोले सर इस 15,000 को हटा दो, इस 15,000 को हटा दो। क्यों हटा दो, क्योंकि सर ये माल तो पिछले साल बना था, इसमें फैक्टर इनकम पिछले साल हुई है। ठीक है, पिछले साल हमने लेबर को, कैपिटल को, सबको पे किया होगा, तो ये हट गया साहब। और ये क्या है, ये इस साल का बना हुआ सामान है, इस पीरियड का बना हुआ सामान है, जो जिसको कि हमने बेचा नहीं है, लेकिन इसके ऊपर फैक्टर पेमेंट्स तो हुई है। दैट मीन्स इसके ऊपर इनकम जनरेट हुई है, तो इसको ऐड कर दो, इसको ऐड कर दो। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 20,000 माइनस 15,000 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता। ठीक है, तो कहने का मतलब 2,40,000 में इसको जोड़ दो 20,000 को, और 15,000 को माइनस कर दो, और ये क्या होता है, ये फॉर्मूला बन गया आपका क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। और ये क्या थी बेटा, ये सेल्स थी, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया किसका, वैल्यू ऑफ आउटपुट का, दैट इज चेंज सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक कैसे आएगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करके आएगा।
तो सिंपल सा फॉर्मूला है जो हमने समझा अभी, ये यहाँ पे आपको गिवन है। ये देखो दोस्त, एक तो ये रहा आपका सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, एंड चेंज इन स्टॉक को बता रखा है, ये क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है जी। एंड इंटरमीडिएट कंजप्शन हम जानते हैं, इंटरमीडिएट कंजप्शन का मतलब क्या होता है, यूज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इन प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है जी। तो ये सारी बातें हम कर चुके, समझ चुके। तो ये एक मेथड की बेसिक कोर हो गया। बोले सर इससे क्या हमारा आंसर आ गया? बिल्कुल सर, इससे आपका आंसर अभी आ जाएगा, ठीक है। अभी आपने क्या पढ़ा? अभी आपने देखा कि सर तीन तरह के आपके प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइज थी, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। आपने देखा 3 मेथड्स है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के। वैल्यू एडेड क्या होता है वो आपने समझ लिया, ठीक है जी। चलिए, अब यहां पर आपके 2 स्टेप्स हैं। यहां पर आपके नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के बेटा 2 स्टेप है। पहला स्टेप क्या है, आप कैलकुलेट कर लो जीडीपी एट मार्केट प्राइस, एंड दूसरे स्टेप में आप कैलकुलेट क्या करोगे, नेशनल इनकम, दैट इज एनएनपी एट एफसी। तो ये हमारे पास 2 स्टेप्स है सर, ठीक है सर। तो हम कैलकुलेट करते हैं, आप समझिएगा, देखिएगा, सुनिएगा, ठीक है, महसूस कीजिएगा, इकोनॉमिक्स में मजा आएगा अभी आपको। ये लो भाई, तो सिंपल सी बात है, आप लोग ग्रोस वैल्यू एडेड बाय प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर का ग्रोस वैल्यू एडेड लो, दैट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन बाय द प्राइमरी सेक्टर, आपको मिल जाएगा ग्रोस वैल्यू एडेड बाय द प्राइमरी सेक्टर। उसमें बेटा आप जोड़ो ग्रोस वैल्यू एडेड बाय सेकेंडरी सेक्टर, उसमें जोड़ो बेटा ग्रोस वैल्यू एडेड बाय टर्शरी सेक्टर। इन तीनों का ग्रोस वैल्यू एडेड आप जोड़ोगे तो आपको क्या मिल जाएगा बेटे, यू विल गेट ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। क्या मिल जाएगा, ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। इस ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस का दूसरा नाम होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस का दूसरा नाम क्या है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो जीडीपी एट एमपी हमको मिल गया। नाउ वी नो कि अगर हमें चाहिए नेशनल इनकम, जो क्या होती है एनएनपी एट एफसी, तो नेशनल इनकम का फॉर्मूला ऐसे तो कुछ होता नहीं है, जीडीपी एट एमपी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। पिछले चैप्टर में हमने यही सीखा है, ये रिलेशनशिप सीखी है। जीडीपी एट एमपी को कन्वर्ट करना है किसमें, एनएनपी एट एफसी में। तो पहले ग्रोस को क्या बनाएंगे, नेट बनाएंगे माइनस डेप्रीशिएशन। फिर बेटा डोमेस्टिक को क्या बनाना है, नेशनल बनाना है, प्लस एनएफआई ए। देन मार्केट प्राइस को क्या बनाएंगे, फैक्टर कॉस्ट माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये सब कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, एनएनपी एट एफसी, जो कि हमारी क्या होती है, नेशनल इनकम, ठीक है सर। यही क्या है हमारी नेशनल इनकम। तो ये आपका मेथड हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब आपको ध्यान देने के लिए यहाँ पे एक हमने नोट लिखा है कुछ, तो सर ये नोट क्या है, इस पर भी ध्यान देना। पहले तो आप लोग जो बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये लो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये चार्ट दिमाग में फिक्स कर लेना, आपका आंसर गलत नहीं होएगा, ठीक है जी। ये चार्ट दिमाग में फिक्स कर लेना। चलिए, पहला है इफ वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन इज गिवन। क्या, इंटरमीडिएट कंजप्शन की अगर वैल्यू गिवन है तो हमें इंपोर्ट को इंक्लूड नहीं करना है, इंपोर्ट को इंक्लूड नहीं करना है, क्लियर है। अगर इंटरमीडिएट कंजप्शन गिवन है तो सेपरेटली इंपोर्ट को इंक्लूड नहीं करना है। भाई उसमें लिखा होगा आपके पास परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट, इंपोर्ट्स, एंड आपको ये भी दे दिया क्या, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो हमें उन दोनों को इग्नोर कर देना है। क्या, परचेज फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट को, इंपोर्ट को, इनसे में क्या मतलब है, तो अलग से कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है। वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन आपका सीधा आंसर आपको उन्होंने दे दिया निकाल के, ठीक है। तो ये क्योंकि पहले से ही इंटरमीडिएट कंजप्शन जुड़ा हुआ है, ठीक है साहब। अगर डोमेस्टिक परचेज स्पेसिफिकली मेंशन है, ये गिवन नहीं है, तो इंपोर्ट को भी इंक्लूड करना है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात, ऐसे ही हम एक्सपोर्ट को भी सेपरेटली इंक्लूड नहीं करेंगे अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है, क्लियर है। लेकिन अगर ओपन इकोनॉमी, ठीक है जी,
डोमेस्टिक और ये दोनों एक्सपोर्ट जो है स्पेसिफिकली मेंशन है, तो इन दोनों को हम इंक्लूड कर लेंगे, सिंपल, क्लियर है। बाकी क्वेश्चन से हम समझ जाएंगे। ये लो, क्वेश्चन करने से पहले एक छोटा सा पॉइंट है, ये भी देख लो आप। सावधानियां जो हमें बरतनी है वैल्यू एडेड मेथड को अप्लाई करते टाइप, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। तो प्रिकॉशंस इन एस्टिमेशन बाय वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है। किन किन बातों का ध्यान रखना है? सबसे पहली बात है वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड। सिंपल सी बात है, इनको इंक्लूड नहीं करना है। बोले सर क्यों नहीं करना है? क्योंकि फाइनल गुड की वैल्यू में इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू पहले से जुड़ी हुई है, ठीक है भाई। फाइनल गुड की वैल्यू में इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू पहले से ही जुड़ी हुई है। देन दूसरा, वैल्यू ऑफ सेकंड हैंड गुड्स को भी इंक्लूड नहीं करना है। सेकंड हैंड गुड्स जिस साल में मैन्युफैक्चर हुए थे उस साल में इनकी वैल्यू इंक्लूड हो चुकी है नेशनल इनकम के अंदर। अभी बहस क्या हो रहा है, सेकंड हैंड गुड्स की वजह से कोई नया इनकम नहीं जनरेट हो रही, वो बस गुड एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांसफर हो रहे हैं, एक के पास से दूसरे के पास में जा रहा है, इसलिए इसको इंक्लूड नहीं करना है। लेकिन अगर आपने सेकंड हैंड गुड्स के ऊपर कोई कमीशन या ब्रोकरेज पे की है तो वो करंट ईयर का हमारा फैक्टर इनकम है, इसलिए उसको हमें इंक्लूड करना है। देन प्रोडक्शन ऑफ सर्विस फॉर सेल्फ कंजप्शन, सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजप्शन, इनको इंक्लूड नहीं करना है। एंड सिंपल सी बात है, इनको इंक्लूड इसलिए भी नहीं कर सकते क्योंकि इनकी मार्केट वैल्यू फाइंड आउट करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे कि हाउसवाइफ्स की जो सर्विसेज हैं, ठीक है, वो आप इंक्लूड नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने प्रोडक्शन किया है गुड्स का, किसका प्रोडक्शन किया है, गुड्स का, उसको इंक्लूड करना है, उसको इंक्लूड करना है। बोले सर इसका क्या मतलब है? देखो यार, अगर मान लो मम्मी ने खाना बनाया, उसकी हम वैल्यू नहीं कर सकते इकोनॉमिक टर्म्स में, दैट इज ओके, उसको इंक्लूड नहीं करना। लेकिन सपोज करो आपकी बेकरी शॉप है और आपके घर पे आपकी मम्मी का बर्थडे है, तो आपने उस घर अपनी शॉप से ही एक केक बनाया, तो उस केक पे रॉ मटेरियल और सारी चीज़ें लगी हैं, खर्चा हुआ उसके ऊपर, तो उस खर्चे की वैल्यू, अब खर्चा हुआ दैट मीन्स आपने उसकी पेमेंट्स की है। आपने अगर जो भी रॉ मटेरियल खरीदा है या जो भी आपने उसके ऊपर खर्चा, उसको बनाने में खर्चा तो एक लगाया ना, तो आपकी फैक्टर पेमेंट्स तो हुई है, दैट मीन्स उसके ऊपर इनकम जनरेट इकोनॉमी के अंदर हुई है। तो अगर गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है सेल्फ कंजप्शन के लिए तो उसको हमें इंक्लूड करना है। एंड गुड्स का प्रोडक्शन बोला है मैंने ये नहीं कहा घर पे आप सैंडविच बना रहे हो तो भैया वो इंक्लूड करना है, नहीं, वो नहीं है। गुड्स के प्रोडक्शन, आप जो मैन्युफैक्चरर है, जो प्रोड्यूसर, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। अगर सेल्फ कंजप्शन के लिए आपने कोई गुड्स बनाए हैं तो उनकी वैल्यू को इंक्लूड करना है। देन इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस, आप अपने घर में रहे तो रेंट पे नहीं करते, लेकिन उसकी जो भी वैल्यू है, इंप्यूटेड वैल्यू है, उसको आपको इंक्लूड करना है। ये छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखना कि नेशनल इनकम जब आप कैलकुलेट करोगे डोमेस्टिक मेथड से, तो इन प्रिकॉशंस का ध्यान हमें रखना जरूरी है, प्रिकॉशंस हमें ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से और आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन करेंगे फटाफट। अरे यार, क्वेश्चन से पहले एक छोटा सा टॉपिक और आ गया, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। सिंपल, डबल काउंटिंग का मतलब क्या है? कोई भी चीज दो बार काउंट होना, कोई भी चीज दो बार काउंट होना। तो जैसे कि हमने बात की थी, ये देखिएगा, ये वैल्यू एडेड जब हम समझ रहे थे तो यहां पर हमने बात की थी, देखिए अगर हम इस तरह से इनकम को कैलकुलेट कर लेते तो 500 रुपए की इनकम 700 में जुड़ी हुई थी, इस 700 की 900 में जुड़ी हुई है, 900 वाली वैल्यू 1200 में जुड़ी हुई है, क्लियर है। तो ये क्या हो रही है? डबल काउंटिंग हो रही है, ठीक है। यहां पर हम 700 कर लेते हैं तो फार्मर के हमने 500 ले लिए और मिलर के हमने 700 ले लिए, तो इस 700 में फार्मर के 500 जुड़े हुए बेटा, तो डबल काउंटिंग हो गई। फिर हमने यहाँ पे बेकर के 900 लिए तो उसके अंदर मिलर के 700 जुड़े हुए हैं, डबल काउंटिंग हो गई। डबल काउंटिंग होने का मतलब एक चीज का दो बार काउंट होना। तो डबल काउंटिंग का कंसेप्ट समझ गए? बोले समझ गए सर। अब सर तो डबल काउंटिंग से कैसे बचे? तो सिंपल सा तरीका है सर डबल काउंटिंग से बचने का, फाइनल आउटपुट मेथड। फाइनल आउटपुट मेथड, फाइनल आउटपुट क्या होता है कि जो कंज्यूमर है या जो एंड यूजर है उसके हैंड में गुड्स की वैल्यू ले लो, ठीक है। जैसे कि हमारे केस में कंज्यूमर ने 1200 रुपए की ब्रेड्स खरीदी थी, तो आप 1200 रुपए को कंसीडर कर लो, डबल काउंटिंग नहीं होगी, ठीक है। दूसरा है वैल्यू एडेड मेथड, जितनी भी स्टेजेस हैं बीच में उन सब की वैल्यू एडिशन सेपरेटली कैलकुलेट करो तो आपकी डबल काउंटिंग नहीं होगी। तो डबल काउंटिंग से बचने के दो मेथड है, फाइनल आउटपुट मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड क्या बोल रहा है कि आपको क्या लेना है? सम टोटल ऑफ वैल्यू एडेड बाय ईच प्रोड्यूसिंग यूनिट्स, उसको अलग से लेंगे। एंड फाइनल आउटपुट मेथड क्या बोलता है कि वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस इन हैंड्स ऑफ एंड यूज के बेसिस पे फाइनल गुड्स एंड सर्विस की वैल्यू को आप इंक्लूड कर लो, ठीक है जी। तो आपकी डबल काउंटिंग नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लो यार, एक छोटा सा क्वेश्चन आ गया,
इस क्वेश्चन को करते हैं भाई। चलो, तो कैलकुलेट करनी है हमें नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो ये डाटा है आपके पास, सेल्स है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, सब्सिडीज, इंपोर्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, सॉरी कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, चेंज इन स्टॉक, रेंट, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, तो आपको कैलकुलेट क्या करनी है, नेशनल इनकम। अब यहाँ पर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, सेल्स, रॉ मटेरियल, चेंज इन स्टॉक, ये सारी चीजें आपको दर्शा रही है कि ये वैल्यू एडेड मेथड की इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे, उससे तो कैसे करेंगे वो देखिएगा। देखो भाई सबसे पहले कह लो जीडीपी एट एमपी। बोले सर जीडीपी एट एमपी कैसे आएगा यहाँ पे? बोले बाबू यहाँ पे जीडीपी एट एमपी आएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। बोले सर वैल्यू आउटपुट का मतलब सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, और इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या होगा यहाँ पे? वो होगा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट प्लस इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, इसको हम जोड़ लेंगे। ठीक है साहब, अब हमने क्या है यहाँ पे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट और इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल को अलग अलग से दोनों को काउंट किया है। अगर यहाँ पे इंटरमीडिएट कंजप्शन गिवन होता तो हमें ये करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो सेल्स आपके पास गिवन 800 प्लस चेंज इन स्टॉक एरा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक 50 माइनस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आपका आ गया भैया ये 400 प्लस 100, तो ये हो गया दोस्त 350 करोड़। ये आपका क्या आ गया? ये आ गया जीडीपी एट मार्केट प्राइस। क्लियर है? नाउ हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए, बोले सर हमें चाहिए नेशनल इनकम। तो कैसे आएगी? नेशनल इनकम होती है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, तो जीडीपी एट एमपी हमारे पास है माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन दोस्त, एंड माइनस प्लस करेंगे एनएफआईए, ग्रोस को नेट बनाएंगे, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि डोमेस्टिक इनकम को हमें क्या चाहिए? हमें नेशनल चाहिए, तो डोमेस्टिक में एनएफआईए जोड़ देंगे, माइनस करेंगे एनआईटी, क्योंकि हमको मार्केट प्राइस से क्या चाहिए? फैक्टर कॉस्ट चाहिए। ठीक है साहब, ये हमने देख लिया। लो बेटे 350, डेप्रिसिएशन क्या है यहाँ पे? डेप्रिसिएशन है ये 40, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल माइनस 40 प्लस एनएफआई आपको गिवन है बेटा क्वेश्चन में 10 माइनस एनआईटी। कैसे आएगा? एनआईटी आएगा इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, तो यहाँ पर आपको सब्सिडीज गिवन है, इनडायरेक्ट टैक्सेस है नहीं, तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, माइनस सब्सिडीज। तो साहब इनडायरेक्ट टैक्स है नहीं, तो इनडायरेक्ट टैक्स को आप क्या ले लोगे? आप जीरो ले लो। ठीक है, जब है नहीं तो जबरदस्ती थोड़ी अज्यूम कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 320 माइनस जीरो, माइनस क्या है इसका? ये बेटा सब्सिडी है यहाँ पे 30, तो ये हो जाएगा दोस्त 320 माइनस माइनस 30, तो हो जाएगा प्लस 30, तो हो जाएगा 350 करोड़। ठीक है जी, कंफ्यूज मत होना तुम लोग कि सर ये तो सेम ही होता है। सेम नहीं होता है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट किस्मत से सेम आया है। ठीक है, पर ऐसा नहीं हो कि हमेशा सेम होगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, प्लीज तो कंफ्यूज मत होना जबरदस्ती कि सर ये तो सेम है। चलो देख लो इसको। ठीक है, चलिए सो आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई समझ में आ गया? यस सर। चलो from the information given below calculate value added by firm A and B and GDP at market price। तो सबसे पहले हम निकालेंगे वैल्यू एडेड बाय फर्म ए। ये कैसे आएगा साहब? ये कैसे आएगा? ये आएगा सर वैल्यू एडेड वैल्यू ऑफ आउटपुट बाय फर्म ए प्लस और माइनस, बोले सर माइनस माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। ठीक है, अब देखिए सेल्स बाय बी टू जनरल गवर्नमेंट, ये तो बी का वैल्यू एडेड है। सेल्स बाय ए की सेल्स गिवन है,
सेल्स बाय ए। फिर ये बी का है अगेन चेंज इन स्टॉक ऑफ, ठीक है, परचेज, ठीक है। अब यहां पर एक चीज पे ध्यान दीजिएगा, सेल्स बाय ए टू बी, ये लिखा हुआ है सेल्स बाय ए टू बी और यहां लिखा हुआ है सेल्स बाय ए। तो क्या इस 2500 में ही 1000 रुपये इंक्लूड है कि नहीं? सर एक ही सेल्स गिवन है, सेल्स दैट मीन्स इट इंक्लूड्स एक्सपोर्ट हो चाहे किसी को भी दिया हो, सारी सेल्स आ गई इसमें, तो इसको सेपरेटली नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। सेल्स बाय ए यहाँ पर माइनस कर देंगे, चेंज आपका प्लस कर देंगे चेंज इन स्टॉक, ट्रायंगुलर चेंज का मतलब डेल्टा बनाऊंगा, ट्रायंगुलर ये ट्रायंगल बनाता हूं मैं, चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन के नाम पे परचेजेस बाय फर्म ए। ये रही आपके पास परचेजेस बाय फर्म ए, ये तीन चीजें गिवन है यहाँ पे, ठीक है सर। तो देखिएगा सेल्स बाय ए कितना है 2500, चेंज इन स्टॉक कितना है 100 और परचेज बाय फर्म ए कितना है साहब 1600। तो ये आपका आ गया 1000 करोड़ वैल्यूएटेड बाय फर्म ए, ठीक है जी। देन बी, अब हमें चाहिए क्या, वैल्यू एडेड बाय फर्म बी एंड सेम फॉर्मूला सेम ही है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। यहां पे देखिएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे आएगा, फर्म ने सेल किए जनरल गवर्नमेंट को, तो सेल टू गवर्नमेंट ले लिया हमने। देन बी ने हाउस होल्ड्स को किया है, सेल टू हाउस होल्ड्स, जोड़ देंगे इसमें क्या, सेल्स टू हाउस होल्ड्स, ये जोड़ दिया सर। देन इसके बाद देखिएगा, हाँ बस यही है दो चीजें, ठीक है जी। देन इसमें जो हमको ऐड करना है क्या, चेंज इन स्टॉक, ठीक है। चेंज इन स्टॉक क्या होता है ये देख लेते हैं। सेल्स टू गवर्नमेंट है साहब यहाँ पर 500, हाउस होल्ड्स है यहाँ पे 1750 प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक है आपका बी का 200, ओपनिंग स्टॉक है बी का 150, तो ये हो गया 2250 प्लस 200 माइनस 150। एक मिनट, परिस्थिति अभी तक आगे का तो लिखा ही नहीं मैंने, आईसी वाली चीज तो लेनी है भाई, फॉर्मूला पूरा काम अभी तक। इंटरमीडिएट कंजप्शन और हमें चाहिए इंटरमीडिएट, एक मिनट ना, सॉरी, ये वैल्यू ऑफ आउटपुट तक का गेम तो हो गया सारा ये। देन हमें देखना है इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो इंटरमीडिएट कंजप्शन में क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए परचेज सेल बाय फर्म ए टू बी। तो ए ने बी को जो सामान बेचा वो बी के लिए क्या है, इंटरमीडिएट कॉस्ट है, ये ऐड होएगा इसमें। देन और इसके अंदर कुछ है क्या भाई, बस यही है, ठीक है। तो सेल बाय ए टू बी, सेल बाय ए टू बी, तो ये माइनस करना है, इसको मैं हमारी वैल्यू डाल देता हूं इसकी 1000, तो ये चेंज हो जाएगा ना थोड़ा सा, ये चेंज हो जाएगा सर। तो ये 1250 हो जाएगा, तो ये 1300 हो जाएगा करोड़, ठीक है। वो 1000 करोड़, ये 1300 करोड़। अब हमसे क्वेश्चन ने दूसरी चीज क्या मांगी है, जीडीपी एट एमपी। अब हमसे क्या मांगा है दूसरा, बी पॉइंट है हमारे पास जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो ये आ जाएगा बेटा ग्रोस वैल्यू एडेड बाय फर्म ए प्लस ग्रोस वैल्यू एडेड बाय फर्म बी। तो ये हो जाएगा बेटे 1000 प्लस 1300, 2300 करोड़। और इस तरह से आपका ये आंसर यहां पर खत्म हो जाएगा, ठीक है, ठीक है जी। आगे बढ़े, चलिए अब ये लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखो। गिवन द फॉलोइंग डाटा फाइंड द नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट बाय हार्वेस्टिंग ए फार्मर प्रोड्यूसिंग व्हीट। सॉरी, NV8F से चाहिए हमें, तो वही सेल ऑफ व्हीट बाय द फार्मर, लोकल मार्केट, परचेज ऑफ ट्रैक्टर,
procurement of wheat by the government from the farmer, consumption of wheat, expenditure on the maintenance of existing capital stock, subsidy। हाँ जी, तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, वैल्यू ऑफ आउटपुट। एक तो मेरी हैंडराइटिंग माशाल्लाह बड़ी बढ़िया है, माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, ठीक है। तो देखिएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट में क्या आएगा, सेल ऑफ व्हीट, एक तो सेल इन लोकल मार्केट, एक्सपोर्ट थोड़ी है, हाँ गवर्नमेंट भी है, सेल इन लोकल मार्केट प्लस प्रोक्योरमेंट बाय गवर्नमेंट, सरकार ने जो खरीदा, प्लस हाँ ये हो गया, ये हो गया, प्लस कंजप्शन। देखो ये सेल्फ कंजप्शन के लिए वो पॉइंट आ गया ना, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजप्शन। तो सेल्फ कंजप्शन के लिए फार्मर की फैमिली ने 50, ये जो भी है 50 लाख का, जो भी फार्मर से 50 लाख का गेहूं जो है वो रखा अपने पास, तो ये भी इसमें ऐड हो जाएगा, प्लस कंजप्शन फॉर कंजप्शन बाय फैमिली ऑफ फार्मर। ये तीनों चीज हमने जोड़ दी तो हमें क्या मिलेगा, वैल्यू, क्योंकि चेंजिंग स्टॉक का तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, ना ही तो ओपनिंग स्टॉक है ना ही क्लोजिंग स्टॉक है, जबरदस्ती का चेंजिंग स्टॉक हम ला नहीं सकते। तो ये सब जोड़ने से हमें क्या मिलेगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट मिल जाएगा। यानी इससे माइनस करना है क्या, इंटरमीडिएट कंजप्शन। इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या है, है ही नहीं, गिवन ही नहीं है। इंटरमीडिएट कंजप्शन जीरो, आपका कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास जब इन्फॉर्मेशन है तो कहाँ से लेंगे हम। 6800 प्लस 200 प्लस 50, ये हो जाएगा बेटे 7050, ठीक है, लैक्स। अब क्या हुआ जी, अब आपसे इन्होंने पूछा है नेट वैल्यू एडेड, इन्होंने पूछा आपसे NVA8FC, तो ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, इसको कन्वर्ट करना है NVA8FC में। दैट मीन्स ग्रोस को नेट बनाना है तो माइनस डेप्रीशिएशन, और MPU को FC बनाना है तो माइनस NIT, ठीक है जी। NIT क्या होता है, IT माइनस सब्सिडी, यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स भी नहीं है लेकिन सब्सिडी आपको गिवन है, ठीक है। तो अगेन NIT हमारा नेगेटिव आ जाएगा, हमें पहले ही पता लग चुका है। तो देखिएगा अब डेप्रीशिएशन बोले सर क्या है, अरे बेटा डेप्रीशिएशन बताओ क्या है, यहाँ पे डेप्रीशिएशन क्या है भाई, डेप्रीशिएशन है बेटा यहाँ पे, ये क्या है, डेप्रीशिएशन, दैट इज एक्सपेंडिचर ऑन द मेंटेनेंस ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। ट्रैक्टर यहाँ पर क्या है, ये कैपिटल स्टॉक है, ठीक है। तो कैपिटल स्टॉक को मेंटेन करने के लिए कितना डेप्रीशिएशन, मतलब कितना मेंटेनेंस लग रहा है, वही क्या होता है, मेंटेनेंस ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल। मैंने आपको बताया भी था लास्ट क्लास में, जो हमारा नेट इन्वेस्टमेंट और ग्रोस इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर मैंने आपको बताया था प्रॉपर कि अगर इस तरह की लैंग्वेज आ जाए कि कितना एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक मेंटेन करने का एक्सपेंडिचर क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू द डेप्रीशिएशन। तो यहाँ पे वही टर्म से आपको डेप्रीशिएशन की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है। तो -100 माइनस NIT यहाँ पे हो जाएगा इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, दैट इज 0 - 20, तो ये हो जाएगा भैया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 767 6720। चेक करना एक बार, 6720 क्या ये आएगा, हाँ अरे यार लेकिन वैल्यू गलत लिख दी ना मैंने, ये 6800 क्या लिखा है मैंने, गड़बड़ कर देना बेटा यहाँ पे। सर क्या है, ये तो गलत हो रखा है, सॉरी। ये देखो ये 7050, ये ऐसे होगा भाई,
ये आपके आंसर आएगा 6970। ठीक है, मैंने यहाँ पे 6800 लिख दिया था ना गलत, 7050 है दोस्त GV8MP तो। ठीक है, सॉरी, आप हो जाती इंसान से गलती। ठीक है, 7050 आएगा और ये आपका 6970 आंसर हो जाएगा। आप इसको प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आगे बढ़ते हैं, 3 क्वेश्चन हो गए इस कंसेप्ट पे, चौथा क्वेश्चन और देखते हैं। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, सेल्स निकालनी है आपको। क्या निकालनी है भाई? सेल्स निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा, आपको 2 चीज़ें ये क्या गिवन है, यहाँ पे NV8FC गिवन है। क्या गिवन है? नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट। ठीक है जी, अब NV8FC आया कैसे होगा आपके पास? नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट कैसे आएगा? ध्यान दीजिएगा, वैल्यू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, इससे तो आपको मिल गया ग्रोस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस। क्या मिल जाएगा इससे? क्या मिल जाएगा इससे? मिलेगा आपको GV8MP। अब हमें क्या करना है? हमें चाहिए NV8FC। तो ये कैसे आएगा? माइनस डेप्रिसिएशन एंड माइनस NIT। ये करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट। ठीक है जी, अब देखते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट की इंफॉर्मेशन क्या है। तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपको दे रखा है, चेंज इन स्टॉक भी हम ले लेंगे। तो चेंज इन स्टॉक की जगह मैं लिख ही देता हूँ ना यार, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन 2000। NIT के लिए आपको इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर सब्सिडीज ही हैं, इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ पर नहीं दिख रहा मेरे को, -0 -200। चलिए, तो ये है 1500, इसकी वैल्यू गिवन है, इक्वल टू सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग कहा गया 600 -100 -100 माइनस माइनस प्लस, ये प्लस 200 जाएगा। तो 1500 इक्वल्स टू सेल्स प्लस ये 500 हो जाएगा। तो 500 माइनस 2000 प्लस 200, एक मिनट, डेप्रिसिएशन नहीं लिया, 500 ये सेल्स लिखा, ये क्लोजिंग माइनस ये 2000 क्या लिख दिया? ये वो है IC। ओके ओके, सॉरी, डेप्रिसिएशन भी आना है ना यहाँ पे। माइनस डेप्रिसिएशन कितना है? 500 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 200। ठीक है, तो कहने का मतलब इससे पहले एक और माइनस है, -500 और ये प्लस 200। तो दिस कम्स, ये दोनों कट जाएंगे, 1800 सेल्स माइनस 1800। तो सेल्स आपकी हो जाएगी भाई, ये इधर चल जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस उधर कैसे मान लो आप। तो अल्टीमेटली सेल्स हो जाएगी आपकी 3300 करोड़ की। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया सेल्स का। ठीक है, तो सिंपल है। चलिए स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा इनकम मेथड। क्या है? इनकम मेथड। तो इनकम मेथड क्या बोलता था मेरे भैया? इनकम मेथड बोलता था कि फैक्टर इनकम आप जो है, जो भी नॉर्मलाइजेशन ने कमाई है उसको आप जोड़ लो, तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा नेशनल इनकम। तो इस मेथड में हमको 2 स्टेप में आंसर निकालना है। सबसे पहले NDPAT-FC निकालेंगे हम, डोमेस्टिक इनकम, एंड फिर हम निकालेंगे नेशनल इनकम। ठीक है जी, तो ये लो दोस्त, तो डोमेस्टिक इनकम निकालते पहले पहले क्या निकालेंगे? पहले निकालेंगे डोमेस्टिक इनकम। बोले तो NDPAT-FC। बोले सर ये क्या होता है? तो ये नीचे देखो निकाल रहा हूं मैं।
ठीक है, तो एक छोटा सा चार्ट बनेगा, उसमें सारा सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो क्या है हमारा कंसेप्ट, ये मेथड क्या बोलता है कि एस्टिमेट करना सम टोटल ऑफ फैक्ट्री इनकम जनरेटेड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री। तो नॉर्मल रेजिडेंट्स कैसे पैसा कमा रहे हैं सर, तो नॉर्मल रेजिडेंट किस तरह से पैसा क्या सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है। सबसे पहला सोर्स, हम नौकरी कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम नौकरी करेंगे। जो नौकरी करता है क्या होता है, वो कौन होता है, एम्प्लॉय। क्या होता है, एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय को जो भी इनकम हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे यहां पर, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। COE, ठीक है सर। अब एम्प्लॉय को क्या पैसा क्या मिलता है, एम्प्लॉय को मिलता है सर वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। बोले सर वेजेस एंड सैलरीज मिलती है कैश में, पैसा मिलता है हमारे अकाउंट में। ओके सर, मिलता है। साथ में सर इनको मिलता है, एम्प्लॉयज को मिलता है वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। क्या मिलता है, इन काइंड। जैसे आपको रेंट फ्री घर दे दिया, आपको गाड़ी दे दिया, आपको ड्राइवर दे दिया, तो उनकी भी तो वैल्यू होती है। वो वैल्यू आपकी अल्टीमेटली इनकम में जुड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। तो आपने सॉरी, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड लिया, और इन कैश लिया। फिर सर और क्या मिलता है, और इनकी सोशल सिक्योरिटी के लिए, जैसे पीएफ वगैरह में पैसा कटाना, इनका इंश्योरेंस कराना, जो भी इनकी बेनिफिट के लिए, इनकी सोशल सिक्योरिटी के लिए जो भी एम्प्लॉयर ने पे किया, दैट इज एम्प्लॉयर ने, किसने पे किया है, एम्प्लॉयर ने। तो एम्प्लॉयर्स, यहां पे लिखा है मैंने एम्प्लॉयर्स, ध्यान रखना एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। और जो एम्प्लॉयज देश के अंदर रिटायर हो चुके हैं उनको क्या मिल रही है, पेंशन मिल रही है। तो पेंशन ऑन रिटायरमेंट, इन चारों चीजों को आप ऐड कर दो। जो वर्तमान में काम कर रहे हैं उनकी ये तीन चीजें हैं, जो रिटायर हो गया उसका ये है, इन सबको काम कर दो, आप ऐड कर दो, तो आपको मिल जाएगा इकोनॉमी के अंदर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन लेना है, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन नहीं लेना, क्योंकि अल्टीमेटली एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन क्या होता है यार, अगर मेरे को 1 लाख रुपए सैलरी मिल रही है और मैं उसमें से 10,000 रुपए सेव कर रहा हूं, तो आप मेरे 1 लाख कैलकुलेट जोड़ चुके हो ना इनकम में, आप 1,10,000 थोड़ी जोड़ोगे, वो तो मेरा एप्लीकेशन ऑफ इनकम है, ठीक है। लेकिन एम्प्लॉयर ने जो मेरे लिए जो पैसा जमा कराया मेरे किसी अकाउंट में, पीएफ अकाउंट में, वो इसके अंदर भी नहीं है कैश में, वो काइंड में भी नहीं है। तो वो तीसरी चीज है, वो ये है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। इन सबको आप जोड़ो, आपको मिलेगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। तो एक तो सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आप नौकरी करोगे पैसा कमाओगे। दूसरा बोले सर, दूसरा यार देखो अमीर लोग होते हैं ना, उनका होता है, क्या होता है सर, ये होता है ऑपरेटिंग सरप्लस। बोले सर ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब क्या है, लो बेटे आपको बताता हूं ऑपरेटिंग सरप्लस होता क्या है। चलिए, इसमें दो तरह के अमीर लोग आते हैं। एक आता है क्या, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, जिनके पास प्रॉपर्टी है, जिसके पास लैंड है, घर है, जमीन जायदाद है, पैसा है, तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी से सर क्या इनकम आ सकती है बेटे, प्रॉपर्टी से इनकम आ सकती है भाई, प्रॉपर्टी से आपको मिलेगा रेंट। क्या मिलेगा भाई, रेंट। प्रॉपर्टी से आपको मिलेगा इंटरेस्ट, अगर आपने के पास धन पड़ा है तो उस धन पे क्या मिलेगा, ब्याज। और तीसरी चीज होती है, अगर आपकी प्रॉपर्टी में किसी प्रकार का कोई नेचुरल रिसोर्स निकल गया तो उसके एक्सट्रैक्शन पे आपको मिलती है रॉयल्टी, ठीक है। आपकी जमीन पे मान लो, आपकी जमीन में मार्बल निकल गया, आपकी जमीन में कोई और मिनरल निकल गया, कोई और स्टोन निकल गया, कोई और धातु निकल गया, तो उसका जो भी एक्सट्रैक्शन होगा उस पर आपको क्या मिलेगी, आपको रॉयल्टी मिलेगी। तो प्रॉपर्टी से रेंट मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगी और रॉयल्टी मिलेगी। क्लियर है, तो ये प्रॉपर्टी से इनकम होगी, इनको जोड़ दो, ठीक है। इसको भी आप इनमें आपस में जोड़ना है, ठीक है जी। फिर सर बोले सर, फिर दूसरी इनकम होती है ऑपरेटिंग सरप्लस में, होती है इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, इसको कोई तो एंटरप्रेन्योरशिप बोलता है, कोई कुछ ही बोल दो, एंटरप्रेन्योरशिप जो भी तुमको समझ आता है। तो ये कौन है साहब, ये क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है सर, ये है हमारे बड़े लोग। क्या है, बड़े लोग, ठीक है जी, ठीक है। कहने का मतलब जो भी बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन बोल रहा हूं मैं, ध्यान रखना है ना, जो भी बिजनेसेस हैं उनको होने वाली इनकम, ठीक है। तो उनको क्या इनकम होती है सर,
उनको होती है प्रॉफिट। क्या होता है उनको? प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट क्वेश्चन में सीधा सीधा गिवन ना हो तो क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, आप समझिएगा, यहाँ पे कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ, मैं चेष्टा करता हूँ, थोड़ी सी गलती करता हूँ। सपोज करो अडानी साहब की कंपनी है कोई भी XYZ, उस कंपनी को प्रॉफिट्स हुए कितने? उस कंपनी को प्रॉफिट हुआ 50,000 करोड़ का। कितना प्रॉफिट हो गया सर? 50,000 करोड़ का। अब क्या करेंगे अडानी साहब? इस पे पहले टैक्स पे करेंगे सरकार को, है ना? करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे सर, करेंगे। मान लो 30% टैक्स है, तो 50,000 कहाँ चला गया भाई? टैक्स में। अब कितना बच गया? 35,000। अब अडानी साहब ने सोचा कि कुछ पैसा फ्यूचर के लिए सेव कर लेते हैं, एक्सपेंशन के लिए, कोई अनसर्टेनिटी के लिए, तो हमने इसको बोल दिया रिटेन्ड अर्निंग। क्या बोल दिया? बेसिकली कोई रिजर्व वगैरह में पैसा ट्रांसफर कर लिया, रिटेन्ड अर्निंग, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बेसिकली। सपोज करो 1500 रुपये, 15,000 रुपये इसने रिटेन अर्निंग करी, बाकी बच गया 2,000। ये 2,000 रुपये जो मालिक थे वो घर पे ले गए, जो मालिक थे वो घर पे ले गए। अब मालिक कौन है यहाँ पर? मालिक हैं कंपनी के शेयर होल्डर्स, ठीक है, मालिक है कंपनी के शेयर होल्डर्स, ठीक है जी। तो ये पैसा घर पे ले गए, इसको कहते हैं डिविडेंड। क्या हो गया ये? डिविडेंड पेड, ठीक है जी, ठीक है। तो यही तो होगा 5,000 का। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपको ये क्वेश्चन में गिवन ना हो तो ये 3 चीजें गिवन होंगी, इन तीनों को आप जोड़ दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो यही चीज यहां पर है। तो यहां पर ऐड करेंगे हम कॉर्पोरेट टैक्स, रिटेन्ड अर्निंग्स मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, एंड हम ऐड करेंगे इसके अंदर क्या भाई? डिविडेंड पेड। ये तीनों चीजें ऐड करेंगे तो हमको मिल जाएगा प्रॉफिट, ठीक है सर, मिल गया सर प्रॉफिट। फिर सर और क्या है? और है भैया, वो कहलाएगा मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। बोले सर ये क्या होते हैं? ये होते हैं छोटे लोग। क्या होते हैं ये भाई? छोटे लोग। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब यार जिन्होंने स्वरोजगार, जिनके छोटे छोटे नहीं है, किसी ने दुकान खोल रखी है, कोई शॉपकीपर है, एग्जाम्पल शॉपकीपर, टीचर, लॉयर, सब्जी बेचने वाला, कुछ फ्रूट बेचने वाला, दूध बेचने वाला, एवरीवन, ठीक है जी, वो सब आ गए किसमें? मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। और ये करने के बाद इन सबको जोड़ोगे तो आपको बेटे क्या मिलेगी? बोले सर हमको मिल जाएगी डोमेस्टिक इनकम। क्या मिल जाएगी हमको? बोले सर हमको मिल जाएगी डोमेस्टिक इनकम, और हमें आनंद आ जाएगा, मजा आ जाएगा। बिल्कुल बेटे मजा आ जाएगा। तो हमने डोमेस्टिक इनकम यहाँ पे निकाल लिया। हमें क्या चाहिए भाई? बोले सर हमें चाहिए नेशनल इनकम। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होती है? NNPAT-FC। NTPAT-FC आपने निकाल ली, आपको क्या चाहिए? NNPAT-FC। सुनना, NDPAT-FC निकाल ली, आपको चाहिए NNPAT-FC। तो N और FC तो सेम है, तो फर्क क्या है? इस नेशनल में हमें चाहिए नेशनल, हमारे पास क्या है? डोमेस्टिक। इसके अंदर अगर हम जोड़ दे NFIA तो हमको क्या मिल जाएगा? NNPAT-FC नेशनल इनकम। इस तरह से हमारा ये मेथड कंप्लीट हुआ। इस चार्ट को अगर आपने मेमोराइज कर लिया है, समझ लिया है, तो समझ लो आपका ये मेथड कंप्लीट हो गया। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आप सल्टा दोगे, ठीक है जी। इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लो और रट लेना इसको अच्छे से। चलिए अब अगेन कुछ प्रिकॉशंस, कुछ सावधानियां जो हमें बरतनी है इस मेथड को अप्लाई करते समय। बोले सर कौन कौन सी सावधानियां हैं? इनकम फ्रॉम इलीगल बिजनेस लाइक स्मगलिंग, गैम्बलिंग, थेफ्ट एक्सेट्रा शुड नॉट बी इंक्लूडेड, ठीक है। अगर किसी प्रकार का कोई इलीगल बिजनेस है उससे इनकम आ रही है, उसको इंक्लूड नहीं करना नेशनल इनकम में। देन कमीशन पेड ऑन सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। सेकंड हैंड गुड्स पे कोई भी कमीशन ब्रोकरेज आपने पे किया, ऑब्वियस सी बात है, इसको पहले पढ़ा था, इसको इंक्लूड करना है। विंडफॉल गेन से कोई इनकम हो रही है, मतलब आपकी लॉटरी लग गई, विंडफॉल गेन, देने वाला जो भी देता जब भी देता छप्पड़ फाड़ के, छप्पड़ फट गया आपका, आपके पास लॉटरी लग गई, इसको इंक्लूड
नहीं करना है, इसका आंसर ये रहा, ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड नहीं करना। तो लॉटरी वगैरह क्या है, ट्रांसफर इनकम है, इसलिए इनको इंक्लूड नहीं करना है। इंप्यूटेड रेंट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस को इंक्लूड करना है, लास्ट मेथड में ये चीज हमने पढ़ी थी। एंड अगेन ब्रोकरेज ऑन सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स को इंक्लूड करना है, ब्रोकरेज ऑन सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स को इंक्लूड करना है। पॉइंट यह कि शेयर बॉन्ड को आप बेच रहे हो, आपने 10 लाख के शेयर बेचे, तो ये इनकम नहीं है सर। आप कहोगे सर 8 लाख के शेयर 10 में बेचे, नहीं, वो इनकम नहीं है, वो फैक्टर इनकम नहीं है बेसिकली। वो आपकी, आपने महज क्या किया, अपनी एक ओनरशिप ट्रांसफर की है प्रॉपर्टी की एक आदमी से दूसरे आदमी के हाथ में, उस पर एवज में आपको पैसा मिला है, लेकिन उस पर जो ब्रोकरेज और कुछ भी बन रहा है, वो ब्रोकरेज जो है वो हमारी इकोनॉमी में एक सर्विस हुई है, उस सर्विस की वहां पर वैल्यू है, उसको इंक्लूड हमें इनकम में करना है। तो ये कुछ प्रिकॉशन से ध्यान रखनी है। क्वेश्चन आ गए, छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना। आपको क्या निकालना है, ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है। वो सर निकाल देंगे, बिल्कुल निकाल दोगे, निकालोगे मुझे पता है। लो भाई, आपको क्या क्या गिवन है, एनडीपी 8FC गिवन है, एनडीपी 8FC। ये कैसे आता है, ये आता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय क्यों, जरूरत ही नहीं है इसकी यार, इसकी हमें जरूरत ही नहीं है भाई, एनडीपी 8FC की जरूरत ही नहीं है। ऑपरेटिंग सरप्लस होता है क्या है, सीधा फॉर्मूला। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी क्या था, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, एंड देन सेकंड था इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप जो कि है प्रॉफिट। और इन सब की वैल्यू गिवन है यहाँ पे, रेंट भी है, इंटरेस्ट भी है, रॉयल्टी भी है, और आपका प्रॉफिट भी गिवन है। ये तो सीधा सा आंसर आ गया भाई, 110 155 करोड़। सीधा सा क्वेश्चन हो गया यार, छोटा सा क्वेश्चन है, 2 नंबर में ऐसे क्वेश्चन आ जाते थे। चलो अब अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, तो ध्यान दीजिए इस पे। हमें क्या निकालना है, डोमेस्टिक इनकम, मतलब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एनडीपी 8FC। ठीक है साहब, इन्फॉर्मेशन में रेंट, रॉयल्टी ये सब लिखा हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पर मेथड जो यूज हो रहा है, अगर क्वेश्चन में एग्जाम में आपको गिवन भी नहीं है कौन सा मेथड अप्लाई करना है, तो गिवन इन्फॉर्मेशन से हम एज्यूम करेंगे मेथड कौन सा है, क्योंकि आप वही अप्लाई कर सकते हो जो इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर आएगा आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ओके सर, मोटे मोटे तौर पे आपने बात लिख दी। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में आ जाओ, वेजेस एंड सैलरीज प्लस 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 और कुछ है क्या, वेजेस सैलरी इन कैश एंड इन काइंड आ गया, और कोई ऐसी चीज नहीं है जो वेजेस एंड सैलरी में इसमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में है। फिर ऑपरेटिंग सरप्लस में आते हैं रेंट, रॉयल्टी, रेंट एंड रॉयल्टी प्लस 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 प्रॉफिट नहीं है, यहाँ पे प्रॉफिट नहीं है, ब्रैकेट में लिखूंगा प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन है सर, प्रॉफिट नहीं है, देखिएगा प्रॉफिट गिवन नहीं है, लेकिन प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन है। आपके पास कॉर्पोरेट टैक्स है, आपके पास रिटेन अर्निंग है, आपके पास डिविडेंड है, ये तीनों चीजें आपको गिवन है। ठीक है, तो कॉर्पोरेट टैक्स प्लस रिटेन अर्निंग प्लस डिविडेंड्स, तो आपको मिल जाएगा क्या बेटा, प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ऑपरेटिंग सरप्लस भी कंप्लीट हो गया। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड यहाँ पे गिवन है ही, ठीक है, प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। अब वैल्यूज डाल देते हैं, 1700 प्लस 1300 प्लस कॉर्पोरेट टैक्स हमारे पास 400, 300, 400, ठीक है, ये है, ठीक है। एंड लास्ट में हमारे पास ये है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड जो कि है 1400। तो आपका आ गया बेटे 3000, 3400, 3700, 4100, 5500 करोड़ आई थिंक।
कैलकुलेशन आप करें ना, गलती हो सकती है, प्लीज आप ठीक कर देना उस गलती को, है ना, ये आपका होमवर्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको ऐसा हो सकता है जो काम की नहीं होगी क्वेश्चन में, हमको हर लाइन काम की नहीं है, जो जो हमारे काम का है उसको हमें पिक करना है, ठीक है, यही स्मार्टनेस चाहिए आपसे, ठीक है सर। तो अब इस क्वेश्चन में हमको निकालना है जीडीपी एट एमपी, क्या निकलना है भाई, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है, एंड हमें एक और चाहिए फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ठीक है जी। तो यहां पर आप देखेंगे इन्फॉर्मेशन प्रॉफिट एक्सपोर्ट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ये आपको गिवन है जीएनपी एट एफसी, ये क्या है जीएनपी एट एफसी गिवन आपको, ठीक है, एंड नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड रेंट इंटरेस्ट फैक्टर इनकम टू अब्रोड, नेट इंडायरेक्ट टैक्स, नेक्स्ट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन स्टॉक। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, सारी इन्फॉर्मेशन आपके काम की नहीं है, आपको निकलना है जीडीपी एट एमपी, आपको निकलना है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ठीक है जी। यस सर। तो जीडीपी एट एमपी कैसे निकालोगे भाई, निकालें, तो ये तो काम आएगा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड निकालने का। पहले हम देखते हैं एनडीपी एट एफसी की इन्फॉर्मेशन क्या थी, एनडीपी एट एफसी कैसे निकलेगा, एनडीपी एट एफसी निकलेगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। इससे क्या जाएगा, इससे आपके पास आएगा भाई, इससे आपके पास आएगा एनडीपी एट एफसी। नाउ हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए जीडीपी एट एमपी, तो इसमें से माइनस कर देंगे डेप्रीशिएशन, तो ग्रोस हो गया, और माइनस प्लस कर देंगे एनआईटी, तो आपका ये मार्केट प्राइस हो गया, ठीक है जी। डेप्रिसिएशन प्लस करेंगे, हाँ डेप्रिसिएशन प्लस करेंगे ना, हाँ सॉरी एक मिनट, हाँ ग्रोस चाहिए ना, तो डेप्रिसिएशन भी प्लस कर देंगे, डेप्रिसिएशन प्लस कर देंगे, नेट को ग्रोस बनाएंगे एंड मार्केट प्राइस को सॉरी फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस बनाएंगे, एनआईटी भी इसमें ऐड हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्या क्या है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज गिवन है हमारे पास 3000, ऑपरेटिंग सरप्लस में हमारे पास प्रॉफिट्स गिवन है, और हमारे पास रेंट इंटरेस्ट गिवन है, रॉयल्टी शायद यहाँ पर नहीं है, तो प्रॉफिट प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस ये तीनों चीज़ हो गई आपके पास, प्लस हमें फिर मिक्स्ड इनकम करना है जो कि हमारे पास गिवन है यहाँ पर, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, देखो चेंज स्टॉक, ये मुझे दिख नहीं रहा तो इसको जीरो ले लेता हूँ, प्लस एनआईटी, एनआईटी का इंडायरेक्ट टैक्स माइनस एनआईटी गिवन है 500, एक मिनट, प्लस डेप्रीशिएशन करेंगे पहले, प्लस डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन कहाँ पर है, चेंज इन स्टॉक, डेप्रीशिएशन दिख रहा है क्या भाई, मुझे दिख नहीं रहा, क्यों नहीं दिख रहा, चेंज इन स्टॉक, ग्रॉस फिक्स कैपिटल, नेट डोमेस्टिक, नहीं है तो नहीं है भाई, डेप्रिसिएशन भी जीरो हो जाएगा, लेकिन एनआईटी गिवन है आपको, एनआईटी ये रहा, ये दिख गया था मुझे 500, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3000 प्लस प्रॉफिट आपके पास है 1000 प्लस रेंट आपके पास 600, इंटरेस्ट है 800 प्लस 500, वो 2 जीरो तो खत्म, तो 4600 5400 5900 करोड़, ये आपके पास क्या आ गया, जीडीपी एट एमपी आ गया। नाउ जीडीपी एट एमपी आपके पास है, जीएनपी एट एफसी गिवन है, जीडीपी एट एमपी, तो ये ग्रोस ग्रोस तो ठीक है, ये कैसे बनेगा सब, डोमेस्टिक नेशनल कैसे बनेगा, प्लस एनएफ आई ए एंड माइनस एनआईटी। अब सर एनएफ आई ए क्या होता है, जीडीपी एट एमपी प्लस फैक्टर इनकम टू अब्रोड माइनस फैक्टर इनकम फ्रॉम, क्या बता गया, सॉरी, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रोड, आपको मिल जाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस एनआईटी, तो हमको पता ही है और वैल्यू भी गिवन है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास है सर 500, एक मिनट कहाँ गया,
5600 5600 इक्वल्स टू 5900 प्लस फैक्ट्री इनकम टू अब्रोड, ये रहा फैक्ट्री इनकम टू अब्रोड। ये करंट ट्रांसफर है, ये फैक्ट्री इनकम नहीं है, फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रोड है नहीं, तो फैक्ट्री इनकम टू अब्रोड ले लोगे आप, ठीक है जी। प्लस फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रोड को 0 ले लो, 0 माइनस, सर वही तो निकालना है। वही निकालना है। हाँ NFIA तो निकालना है, नहीं तो इसको नहीं लेंगे ना फिर, इसको फिर NFIA रहने दो ना, यहाँ पे आपको NFIA चाहिए ना, क्यों फंस रहे हो। NFIA ठीक है, आप वैल्यू डालो बेटा, आप तो वैल्यू डालो सीधे सीधे, आपको तो NFIA चाहिए। लो बेटे, ये आपका क्या 5600 इक्वल्स टू GDP 8 MP का 5900 प्लस NFIA माइनस NIT क्या है, हम जानते हैं NIT क्या था 500, हाँ 500 तो 5600 इक्वल्स टू 5400 प्लस NFIA। नाउ ये इधर ले जाओ तो NFIA हो जाएगा 200 करोड़, ठीक है जी। यस सर। ठीक है, अगर आप वो डाल देते आंसर गलत आ जाता, 0 लेके, मेरे को ध्यान नहीं था, थोड़ा सा दिमाग इधर तो रुक चुका हो गया भाई। लेकिन हमको चाहिए क्या अब, NFIA थोड़ी चाहिए दोस्त, फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रोड चाहिए सर, इससे NFIA निकला है, हमें क्या चाहिए, फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रोड। कंफ्यूज करे जा रहे मेरे को, हमको क्या चाहिए, फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रोड, तो ये NFIA आ गया। अब सिंपल है, NFIA क्या होता है, फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस फैक्ट्री इनकम टू अब्रोड। अभी 200 तो हमने निकाल दिया सर, NFIA 200 है। अब फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रोड क्या है, हमें चाहिए, फैक्ट्री इनकम टू अब्रोड की इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, माइनस कर देंगे 200 कितना गया, फैक्ट्री इनकम टू अब्रोड 240, तो ये इधर प्लस हो जाएगा, तो फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रोड बेटे बेसिकली हो जाएगा 440 करोड़, ठीक है सर, यस सर। ऐसे आएगा आंसर, कुछ भी बोलते रहते हो। ये देखो ये आंसर 440 करोड़, समझ गए, इस तरह से क्वेश्चन होगा, ठीक है सर। गलतियां मैं करूंगा क्लास के अंदर, कोई खास बात नहीं, मैं गलती करूंगा, उस गलती से अपन सीखेंगे, ठीक है, ठीक है जी। एडिट वेडिट का चक्कर नहीं करना है मेरे को, मैं छोटी मोटी कैलकुलेशन मिस्टेक होती रहेंगी, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8, बहुत पढ़ रहे हैं भाई अपन। क्वेश्चन नंबर 8, कैलकुलेट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा NNP 8 MP एंड GDP 8 FC, ठीक है। सो अगेन इंफॉर्मेशन सारी आपके पास यहाँ पर जो गिवन है वो इनकम में अपनी इनकम मेथड की है, तो हमें चाहिए NNP 8 MP। सो लो बेटा, बड़ा सिंपल सा है, NNP 8 MP। यहाँ पर इंफॉर्मेशन चेक करते हैं, ठीक है सर। NNP 8 MP ये हमें चाहिए। हमारे पास फॉर्मूला किसका है, हमारे पास COE प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है। ये चीज गिवन हमारी, ये चीज हमें को आती है सर, बोले ये आपने सिखा दिया हमको, ये तुमको आता है, मजा आ गया। तो ये है भैया NDP 8 FC से क्या रहा है, दिमाग में रखना है, ये लाल तुम कहीं एग्जाम में बना दो, ठीक है। NDP 8 FC आ गया इससे। आप NDP 8 FC को कन्वर्ट कर लो NNP 8 MP में, तो डोमेस्टिक को नेशनल बनाओगे आप प्लस NFIA जोड़ के, और FC को MP बनाओगे प्लस NIT जोड़ के, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। लो सर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो COE आपके पास है यहाँ पर सर, वेजेस एंड सैलरीज हो गया, एक मिनट, एक तो है वेजेस एंड सैलरीज, एक सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, ठीक है, यही है। तो वेजेस एंड सैलरीज, सोशल सिक्योरिटी
सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस की इंफॉर्मेशन क्या क्या है, रेंट एंड इंटरेस्ट प्लस रॉयल्टी नहीं है यहाँ पे, प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन गिवन अगेन प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स प्लस कॉर्पोरेट टैक्स होगा, कॉरपोरेशन टैक्स, फिर यहाँ पर होगा आपके पास क्या बोलते हैं डिविडेंड, डिविडेंड्स, इससे आपके पास आ गया प्रॉफिट। तो आपके ऑपरेटिंग सरप्लस कंप्लीट हो गया। मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड तो गिवन होगा ही होगा यहाँ पे, प्लस मिक्स्ड इनकम वो तो गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या चीज़ें हैं, और प्लस करना NFIA, तो हमारे पास फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन है। क्या गिवन है हमारे पास, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, वो पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है कि बाहर के लोग यहाँ से जो हमने कमाया बाहर से, उससे ज़्यादा बाहर के लोग यहाँ से कमा के ले गए हमारे देश से। दैट मीन्स फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की अगर बात करें, अगर हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की बात करें तो वो नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर है, वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर है क्या सर, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट पे, ध्यान रखिएगा। ये 2 गिवन है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ये 70 है, पॉजिटिव है। तो फैक्टर नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नेगेटिव है हमारा। मतलब कि बाहर के जो लोग हैं, जो फॉरेन रेजिडेंट्स हैं, वो इंडिया से ज़्यादा पैसा कमा के लेकर गए हैं एज कम्पेयर टू जो इंडियन रेजिडेंट्स है बाहर से कमा के लेके आए। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमारी क्या हो गई, नेगेटिव 70 हो गई। ठीक है जी, ये एक बात हो गई। NIT की इन्फॉर्मेशन देखें तो गिवन है सीधे सीधे NIT। ठीक है, तो अब हमारे पास आंसर आ जाएगा सिंपल सा। ये लो सर, वेजेस एंड सैलरी 1800 प्लस सोशल सिक्योरिटी वाला 200 प्लस रेंट एंड इंटरेस्ट 6000 प्लस प्लस क्या था, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 400 प्लस हमारे पास कॉर्पोरेशन टैक्स 120 प्लस डिविडेंड 80 प्लस मिक्स इनकम 1000 प्लस NFIA जो कि नेगेटिव हो जाएगा हमारा, क्योंकि नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, तो ये माइनस हो जाएगा भाई, ये माइनस हो जाएगा -70 एंड प्लस NIT जो कि 100 है। ठीक है सर, हमारा आंसर आ जाएगा 2000, 8000, 8400, 8500, 8600, 8600, 9600, 9700, 9630, 9630। लिखने में मजा आ रहा है ना, करोड्स। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है मेरे से, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा चेक कर लेना यार, है ना, मैं फिर इसका जिम्मेदार नहीं हूँ ज़्यादा। चलिए बी देखिएगा, हमको फिर चाहिए GDP8FC। क्या चाहिए हमें, GDP8FC, GDP8 फैक्टर कॉस्ट। हमारे पास है NNP8 मार्केट प्राइस। तो नेट को ग्रॉस बनाएंगे प्लस डेप्रिसिएशन, एन को फिर डी बनाएंगे प्लस माइनस NFIA, MP को FC बनाएंगे माइनस NIT। तो लो बेटे 9630 प्लस डेप्रिसिएशन देख लो आप, ये रहा डेप्रिसिएशन 50 माइनस NFIA जो कि क्या हो जाएगा -70, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वो माइनस NIT। तो ये हो जाएगा 9630 प्लस 50 9680, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 50 प्लस 70 9680 9750 9650, आई थिंक 9650 करोड़ आपका आंसर आएगा। एक बार कैलकुलेशन फिर भी चेक कर लेना, कैलकुलेशन फिर भी चेक कर लेना ना, कैलकुलेशन एक बार फिर भी चेक आप कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए तो ये हमारा ये भी खत्म हुआ। नेक्स्ट हमारा अब 2 मेथड हमने पूरे कर लिए, जिसके ऊपर हमने 8 क्वेश्चंस कर लिए। अब हम करेंगे नेक्स्ट लास्ट मेथड जो कि हमारा एक्सपेंडिचर मेथड, एंड इस मेथड को हम कवर करेंगे 5 मिनट के ब्रेक के बाद।
सो लो बेटा ब्रेक देखना है, पहले वाला क्वेश्चन दिखाते हैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। चलो आ जाओ भाई, तो एक्सपेंडिचर मेथड देखते हैं। चलो भाई सो एक्सपेंडिचर मेथड क्या बोलता है भैया कि नेशनल इनकम को आप इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे करोगे कि जो टोटल फाइनल एक्सपेंडिचर हुआ है किस पे, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे जो इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस हुए, उसका टोटल आप कर लो तो आपको क्या मिल जाएगा, नेशनल इनकम। बेसिकली जीडीपी डम्पी मिल जाएगा, और जीडीपी डम्पी मिलने के बाद हम क्या निकाल लेंगे, नेशनल इनकम। तो 2 स्टेप में आप आंसर आएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पहले निकालेंगे, फिर निकालेंगे नेशनल इनकम। ठीक है, इकोनॉमिक यूनिट्स जो एक्सपेंडिचर कर रही हैं, बेसिकली पॉइंट क्या है, जो हमारी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विस बन रहे हैं, जो भी हमारी इकोनॉमी में गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन हुआ, उस पर खर्चा कौन करेगा, हाउस होल्ड करेगा, बिजनेस करेगा, गवर्नमेंट करेगी, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब बाहर के लोग भी। क्लियर है? तो यहाँ पे इन 4 लोगों को कंसिडर करना है हमें। ठीक है, बेसिकली इन 4 ग्रुप को। चलिए तो सबसे पहले भाई निकालेंगे जीडीपी एट एमपी। क्या निकालेंगे भाई, जीडीपी एट एमपी निकालेंगे सर। लो बेटे आ जाओ बेटे, ये लो साहब। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस ये ऐसे निकलेगा सर। कैसे निकलेगा, देखिएगा हमारी इकोनॉमी में जो भी गुड्स बना, जो भी सर्विसेज बनी, उस पर सबसे पहले खर्चा कौन कर रहा है, वो कर रहे हैं हाउस होल्ड, हम लोग। तो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ध्यान दीजिएगा, खर्चा 2 चीजों पे करता है आदमी, एक तो कंजप्शन पे, दूसरा इन्वेस्टमेंट पे। एक कंजप्शन पे, दूसरा इन्वेस्टमेंट में। जो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, उसमें हमारा प्राइवेट सेक्टर जो हमारा जो लोग है वो आ गया इसमें, हाउस होल्ड। ठीक है जी, इसमें हम जोड़ेंगे किसका, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो ध्यान दीजिएगा सर, प्लीज आप गौर कीजिएगा, यहां पर हमने कंजप्शन को कंसिडर किया है। किसको, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड्स प्राइवेट सेक्टर, कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट सेक्टर, इन दोनों को हमने जोड़ दिया। अब गवर्नमेंट और जो प्राइवेट सेक्टर है, ये जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करते हैं उसको हमें देखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें क्या ऐड कर देंगे सर, नेक्स्ट इसमें ऐड कर देंगे इन्वेस्टमेंट्स। क्या कर देंगे, इन्वेस्टमेंट्स। एंड इन्वेस्टमेंट को क्या बोलते हैं, और हम लोग यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, जीडीपी डोमेस्टिक। तो दैट मीन्स डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स। तो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को क्या बोलते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन। और हमें क्या, हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे, जीडीपी। तो दैट मीन्स ग्रोस वैल्यू निकालनी है। दैट मीन्स ये किसकी होगी, इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे वर्ड लिख दूंगा मैं, ग्रोस। तो ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अब इन्वेस्टमेंट 2 चीजों का होता है सर, इन्वेस्टमेंट 2 चीजों का होता है। एक तो होता है सर फिक्स्ड एसेट्स पे, और एक होता है आपका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। एक तो हो जाएगा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। जो भी आपने मान लो पिछले साल 100 यूनिट बनी हुई थी, जो हमारे साल ओपनिंग स्टॉक थी, इस साल के एंड में हमने 120 यूनिट का क्लोजिंग स्टॉक बनाया। दैट मीन्स हमने 20 यूनिट्स ज़्यादा बनाई इस साल एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो उसके ऊपर हमारा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो गया यहाँ पे। ठीक है जी, तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हमने लिया। दूसरा हम क्या लेंगे, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। क्या लेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। एंड कौन सी, ग्रॉस डोमेस्टिक, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब इसके 2 पार्ट है, इन्वेस्टमेंट के 2 पार्ट है, इन्वेंट्री एंड फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट वहां आ गया। अब लेंगे हम लोग क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब बोले सर अब क्या कर सर, अब भैया जो ये आपका जो फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, ये 3 लोग करते हैं, ये भी 3 लोग करते हैं सर। कौन करते हैं, हाउस होल्ड्स करते हैं। बोले सर हाउस होल्ड्स कैसे करते हैं, बोले यार वो लोग घर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, घर पे बनाते हैं, घर पे खर्च होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है साहब। देन दूसरा बोले सर यहाँ पर प्रोड्यूसर्स बनाते हैं,
प्रोड्यूसर कोई भी हो सकता है, ठीक है जी, प्रोड्यूसर्स इन्वेस्टमेंट करेंगे, प्राइवेट सेक्टर, ठीक है बेसिकली। तो जैसे क्या सर, प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, सर कोई नई फैक्ट्री बनाई, एंड सो ऑन, ठीक है सर। तीसरा, गवर्नमेंट करती है इन्वेस्टमेंट, तो गवर्नमेंट क्या करती है साहब, बोले साहब गवर्नमेंट सर बनाती है डैम, गवर्नमेंट बनाती है हॉस्पिटल, गवर्नमेंट बनाती है स्कूल्स, इस तरह से, ठीक है जी, एटसेट्रा। तो ये आपकी कुछ चीजें हो गई जीडीपी एमपी निकालने के लिए। थोड़ा सा इसको एडजस्ट करता हूं, हाँ दिस वन इज ओके, ठीक है सर। चलिए, तो इससे क्या आ रहा है, जीडीपी एमपी आ रहा है। तो हमने फाइनल प्राइवेट सेक्टर का कंजप्शन एक्सपेंडिचर, उसमें ऐड किया हमने गवर्नमेंट का कंजप्शन एक्सपेंडिचर, उसमें हमने ऐड किया इन दोनों का ही इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट कैसे लिए, ग्रॉस लिए, दैट मींस इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन लिए। और इन्वेस्टमेंट में दो तरह की चीजें हैं, एक तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी। ये सब हमने कर लिया। लास्ट हम इसमें ऐड कर देंगे बेटे, क्या कर देंगे, वो हम करेंगे एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, दैट इज नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है जी। नेट एक्सपोर्ट से क्या जाएगा, जो बाहर के लोगों ने यहाँ पे बने हुए गुड्स पे खर्चा किया और हमारे लोगों ने बाहर की चीजों पे खर्चा किया, इसका नेट इंपैक्ट वो ज्यादा है या कम है, वो यहाँ पर जुड़ जाएगा, ठीक है भैया। तो इनकम बाहर से देश में आई है या देश से बाहर गई है, दो में से एक बात होगी। ये आ गया सर जीडीपी टेम्पी, क्या गया ये जीडीपी टेम्पी। नेशनल इनकम क्या होती है, एनएनपी 8FC, एनएनपी 8FC, ठीक है। तो जीडीपी टेम्पी में निकाल दिया, हमें क्या चाहिए, एनएनपी 8FC, नेशनल इनकम मिल जाएगी। तो सर कैसे करें, तो माइनस कर दो बेटे डेप्रिसिएशन, क्या कर दोगे, माइनस डेप्रिसिएशन, जोड़ दोगे एनएफआईए, जोड़ दोगे क्या एनएफआईए, और माइनस कर दोगे एनआईटी। ऐसा करते ही आपको मिल जाएगी नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। क्लियर है, बाय एक्सपेंडिचर मेथड। सो प्लीज डू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस चार्ट और इसको मेमोराइज कर लेना, समझ लेना। आपने अगर इतना सा काम कर लिया, आपसे गलती होगी ही नहीं सर, एग्जाम में मजा आ जाएगा, ठीक है। ले लो, आप ले लो स्क्रीनशॉट, खटाखट ले लो, बाकी लोड नहीं है। हमारे टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप चैनल पे इन दोनों की जो भी आपकी पीपीटीज होती है, ये हम लोग शेयर करते हैं। चलिए, अब अगेन प्रिकॉशंस, सावधानियां जो बरतनी है, सावधानियां हटी दुर्घटना घटी। क्या सावधानियां, कि हमें क्या लेना है, ओनली फाइनल एक्सपेंडिचर को इंक्लूड करना है, इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर खर्चे को इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी वो फाइनल गुड्स की एक्सपेंडिचर में इंक्लूडेड है। सेकंड हैंड गुड्स पे किए गए किसी खर्चे को इंक्लूड नहीं करना है। शेयर्स एंड बोर्ड्स पे किसी खर्चे को इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस नहीं हो रहा है। ट्रांसफर पेमेंट्स को इंक्लूड नहीं करना है। imputed value of expenditure on goods and service for self consumption and imputed rent on the occupied house, इसको इंक्लूड करना है। ये कुछ बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, और हमारा इस तरह से एक्सपेंडिचर मेथड यहां पर खत्म, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, इस पे क्वेश्चन लगाते हैं छोटा सा, ठीक है जी। चलिए, लो बेटे, तो हमें निकालना है एनडीपी 8FC बाय एक्सपेंडिचर मेथड। एनडीपी 8FC क्या निकालना है आपको, एनडीपी 8FC सर, एनडीपी 8FC। अब ध्यान दीजिएगा, आपका जो फॉर्मूला था वो था ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, जीडीपी 8MP का, और उस फॉर्मूले में हमने लिखा था ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब हमें आंसर में क्या पूछा है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो आप क्या कर सकते हैं, आप चाहें तो उस ग्रोस को नेट बना देना, मतलब कि डेप्रिसिएशन हट जाएगा। ये अगर यहां पर नेट गिवन है, देखिएगा यहां पे क्या गिवन है, नेट क्या गिवन है, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, दैट मींस डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं है। और हमें आंसर में भी क्या चाहिए, नेट डोमेस्टिक कैपिटल चाहिए हमको, ठीक है। तो यहां पर इजीनेस हो जाएगी, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम जीडीपी 8MP में से एनपी को दिमाग में एनडीपी 8MP आप रीड करो, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। उसकी जगह हम लिख देंगे नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि नीचे इन्फॉर्मेशन में नेट डोमेस्टिक गिवन है और हमको आंसर में भी नेट ही चाहिए। तुमको दो बार, मतलब कहने का मतलब ये डेप्रिसिएशन को पहले ऐड करें फिर माइनस करें, इतनी मेहनत क्यों करनी है, जबरदस्ती मेहनत करने का क्या मतलब है। प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, चलिए
ये रहा प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर बेटा, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर तो फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इसमें इन्वेंट्री चेंज इन स्टॉक आ जाएगा -50। देन इसमें नेट एक्सपोर्ट ऐड करना है। नेट एक्सपोर्ट्स देखिएगा कहाँ है, नेट इंपोर्ट्स है नेगेटिव, नेट इंपोर्ट नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, नेट एक्सपोर्ट पॉजिटिव है, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा +50, ठीक है जी। ये दोनों खत्म हो जाएंगे बेसिकली 1800 2050, ठीक है जी। NDPAT-FC क्या गया हमारे पास, एक मिनट, NDPAT-FC थोड़ी आई है ये, अभी तो NDPAT जी वो आया MP, माइनस करना पड़ेगा इसमें NIT, माइनस क्या करना पड़ेगा, NIT माइनस करने का पड़ेगा ना दोस्त। यस सर। इतना करने से आपका आंसर थोड़ी आएगा, आपने यहाँ तक किया था उससे तो आपके पास में आया था NDPAT-MP, हमको FC बनाना है तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे NIT, तो माइनस करेंगे NIT की इन्फॉर्मेशन क्या है 100, खत्म कहानी। 1950 करोड़ से हमारा आंसर आ गया, ठीक है सर। यस सर। तो कैलकुलेशन चेक करना, गलती हो सकती है मेरे से कैलकुलेशन के पार्ट पे, ये आप लोग समझो कि गलती मैं करता हूँ यार, ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। चलिए कैलकुलेशन आप ठीक करो यार, अब इतना कुछ कर रहे हैं यार। चलिए अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है यहाँ पे गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। क्या निकालना है, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देखो अलग सी पूछी, कुछ अलग ही कुछ पूछ लिया है। तो नेशनल इनकम गिवन है एंड आपके पास और क्या क्या गिवन है, ठीक है, नेशनल इनकम गिवन है, नेशनल इनकम को यूज कर लो। NNP-8FC ये कैसे आएगा, GDP-8MP में आपने क्या जोड़ा था, आपने जोड़ा था, आपने माइनस किया था डेप्रिसिएशन, आपने जोड़ा क्या NFIA, आपने माइनस किया NIT, तो आपको क्या मिला GDP-8MP। इसकी वैल्यू गिवन है सर। GDP-8MP कैसे आएगा, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, ये सब किया तो आपको मिला GDP-8MP माइनस डेप्रिसिएशन प्लस NFIA माइनस NIT, ये सब किया आपने, ठीक है जी। देखते हैं क्या क्या आता है। 71,000 इक्वल्स टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितने, ये रहा 40,000 प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट्स 5,000। बड़ा सिंपल दिया है तुमको, ऐसे मतलब इतनी परेशानी नहीं है। माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, ये रहा माइनस डेप्रिसिएशन प्लस करेंगे NFIA ये रहा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, सब कुछ निकाल के दिया हुआ आपको फॉर्मूला डाल के वैल्यू डालनी है इसमें, तो माइनस NIT। अब NIT भी देखो, NIT भी आपसे नहीं निकलवाया, ये भी इन्होंने खुद नहीं दे रखा है, ठीक है। तो सिंपल है क्वेश्चन, बहुत सिंपल है, फॉर्मूला समझ में आ गया तो कुछ नहीं है। मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी गंदी है, शायद थोड़ी नहीं ज़्यादा गंदी है, पर काम चला लेना दोस्त। 40,000 45,000 45 45 में 42 43 41 41,000 प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कैसे आ जाएगा, 71,000 माइनस 41,000 इक्वल्स टू 30,000 करोड़। चेक करना यार, चीज़ें यही थी ना। NNP-8FC नेशनल इनकम आपको गिवन है, NNP-8FC GDP-8MP में ऐड करेंगे, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, ऐड करें NFI, माइनस करें NIT। GDCF छूट गया। कहाँ छूटा, 10,000। छूट गया, पक्की बात है। हाँ हाँ ये हाँ। 40,000 ये, हाँ एक मिनट, ये छूट गया ना, प्लस 10,000 ऐसा करेंगे भाई
तो ये आएगा 51। देखो यार यही गड़बड़ होती है, 51,000, ठीक है जी, एंड 51,000 आंसर हो गया 20,000 करोड़। ठीक है जी, इस तरह से होगा। ठीक है, तो थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, हमने ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन यहाँ पर मिस कर दिया था। ठीक है जी, फॉर्मूला में लिखा पर ऐड करना भूल गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अब हमें चाहिए नेट नेशनल प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस और जीएनपी। अच्छा इतना कुछ चाहिए यार। सबसे पहले ना काम करते हैं, सबसे पहले जीडीपी एट एमपी निकालते हैं। सबसे सिंपल काम यही है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। कहानी खत्म। अब इसमें देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। तो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ये रहा 300, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ये रहा 50, नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है, क्या है नेट डोमेस्टिक फिक्स। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हमको क्या बनाना है, ग्रॉस बनाना है। और साथ में क्या है, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड है, डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इसमें हमको एक चीज ऐड करनी पड़ेगी, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। क्या करना पड़ेगा, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। और हमको इसमें ऐड करना पड़ेगा क्या बेटे, डेप्रीशिएशन। जब इतना सब कुछ तुम कर लोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स की इंफॉर्मेशन है क्या यहाँ पे, इंपोर्ट है कितने है, नेट इंपोर्ट्स नेगेटिव 10 है तो ये प्लस, ये पॉजिटिव हो गया आंसर। नेट इंपोर्ट्स है, नेट इंपोर्ट्स है -10, इसका मतलब क्या है, हमारे नेट एक्सपोर्ट्स हैं +10। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो ये 360 बन जाएगा प्लस नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन क्या है 60 प्लस चेंज इन ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये हो गया 0। मैं इसको ऐसे करके दिखा देता हूँ आपको। इसके ब्रैकेट के अंदर सब ब्रैकेट ले लेते हैं, 8 - 8 0 हो जाएगा, प्लस डेप्रीशिएशन आपका 12। ठीक है जी, ये हो जाएगा आपका 0 का 72, 72 इसमें ऐड करना भाई, 432 करोड़। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। भी हमको मिला जीडीपी एट एमपी पर क्वेश्चन ने क्या पूछा है, एनएनपी एट एमपी। क्या पूछा है, एनएनपी एट एमपी। तो जीडीपी एट एमपी है हमारे पास, इसमें क्या करें, माइनस डेप्रिसिएशन और इसमें ऐड कर देंगे प्लस एनएफआईए। तो आपको मिल जाएगा क्या, ग्रोस को नेट बनाया, डोमेस्टिक को नेशनल बनाया, आपको मिल गया आंसर। ठीक है, लो सर 432 करोड़ माइनस डेप्रिसिएशन जो कि 12 है, प्लस एनएफआईए प्लस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड -5 है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड -5 है। इसका मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड +5 है। ठीक है, तो प्लस है 5, तो 425 करोड़ होगा शायद इसका आंसर, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं आप पे ज़्यादा भरोसा कर रहा हूँ बच्चों, आप लोग ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, अब इसके बाद हमें चाहिए GNP8FC, GNP8FC। ठीक है, तो लो साहब GDP8MP, इसको बनाना है तो प्लस NFIA और माइनस NIT। तो ये क्या है, ये हो जाएगा 432 प्लस NFIA क्या होएगा सर, NFIA क्या होएगा, NFIA था ना +5 माइनस NIT कहाँ है, ये रहा 7। तो ये क्या होगा 430 करोड़। ये आपका क्वेश्चन खत्म हुआ यहाँ पर इस तरह से। ठीक है जी, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 11, अब क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, बहुत थका दिया यार, फटाफट लो 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 लो, चलो आओ एनर्जी लाओ भाई। चलिए आओ बेटा, हमें क्या चाहिए बेटा, हमें चाहिए प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर और हमें चाहिए ऑपरेटिंग सरप्लस। हमारे पास है क्या, नेशनल इनकम गिवन है, नेशनल इनकम गिवन है, और हमारे पास क्या है, और हमारे पास क्या है। तो सबसे पहले देखो बेटा,
सबसे पहले देखो NNP 8FC कैसे आएगा, GDP 8MP। भाई हमारा जो फॉर्मूला है एक्सपेंडिचर मेथड का, उसमें GDP 8MP निकालते हैं, तो उससे NNP 8FC पे जाना है, माइनस डेप्रिसिएशन प्लस NFIA माइनस NIT, ठीक है। और ये GDP 8MP क्या आएगा, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। इससे आएगा आपका GDP 8MP माइनस डेप्रिसिएशन प्लस NFIA माइनस NIT। चलिए अभी आपको गिवन है 50,000 गिवन है भैया आपको, ठीक है। ये 50,000 की वैल्यू गिवन है, तो GDP 8MP वाली चीज़ डालते, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर पता नहीं हमको, ठीक है, ये तो हमें निकालना है। ये तो क्वेश्चन ने पूछा भी है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये रहा 12,500 प्लस, ठीक है, 12,500 ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये रहा 17,000 प्लस नेट एक्सपोर्ट्स देखो, ये रहा गिवन नीचे 2,000, ये रहा 2,000 माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, ये रहा 700। NFI मजेदार क्वेश्चन है, सब कुछ गिवन है इसमें। NFI नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये रहा 500 माइनस करेंगे NIT भी है क्या भाई, NIT भी है, ये रहा ऊपर 1,000 माइनस 1,000। गजब क्वेश्चन है यार, मजा आ गया इसमें, तो बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्त। अब इनको जोड़ो, 12,500 17, ये हो गया 29,500 31,500 32 में से गए 1,700, 30,300 प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। एक बार चेक कर लेना अपना प्लीज़, एक बार चेक कर लेना। ये क्या है, 12,500 17,500 29,500 31,500 31,500 गए, तो ये 30,800 31,300 1,000 30,000, ठीक है सर, ठीक है जी। अब सिंपल प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर हो जाएगा हमारा, ये इसमें माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 19,700 करोड़, ठीक है जी। फिर हमसे पूछा क्या है, ऑपरेटिंग सरप्लस पूछा है, ऑपरेटिंग सरप्लस निकाल देंगे यार। तो ऑपरेटिंग सरप्लस की इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे गिवन होगी सर। तो ये तो एक चीज़ हो गई हमारी, ये तो एक चीज़ हो गई। अब दूसरी चीज़ है ऑपरेटिंग सरप्लस, तो हमारे को आता है NNP 8FC गिवन है, हमको आता है NDP 8FC निकालना, ठीक है। इनकम मेथड से NDP 8FC निकलता था, उसमें क्या जोड़ देंगे NFIA, तो आपको नेशनल इनकम मिलता था, ठीक है सर। फिर क्या करेंगे सर, बेटा लो अभी फिर क्या करेंगे बताता हूँ। अब NNP 8FC जो कि 50,000 है, ये कैसा आएगा, ये कैसा था, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड प्लस NFIA। सिंपल है सर, 50,000 इक्वल्स टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय वेजेस एंड सैलरीज, ये रहा, और कुछ है, बस यही है। तो 20,000 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम है क्या भाई, ये रहा मिक्स्ड इनकम 13,000 प्लस NFIA तो हम जानते हैं, ये रहा 500, ठीक है। तो सारी चीज़ें हमारे पास 50,000 इक्वल्स टू 20 और 13 33 33,500 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा हमारे पास 16,500 करोड़। खत्म, क्वेश्चन खत्म, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट, ज़्यादा नहीं खींचेंगे, क्लास बहुत ज़्यादा खींच गई है। अब सिंपल सी बात सुनिएगा, सिर्फ कंसेप्ट है, खटाखट खत्म करता हूँ इनको। देखो, नेशनल इनकम एट करंट प्राइस, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, ध्यान दीजिएगा, नेशनल इनकम एट करंट प्राइस, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। तो इसका मतलब क्या है, पॉइंट ये है कि आप जो नेशनल इनकम को मेजर कर रहे हो, आप कैलकुलेट क्या कर रहे हो, आपने क्या कैलकुलेट किया, आपने अल्टीमेटली जैसे एक्सपेंडिचर मेथड में आपने क्या किया था कि एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विस, ठीक है। आपने इनकम मेथड में क्या किया, फैक्टर इनकम। तो अल्टीमेटली पॉइंट समझिएगा, अगर ये प्रोडक्ट 50 रुपए का है, अगर ये प्रोडक्ट 50 रुपए का मार्केट में बिक रहा है, इसका मतलब इकोनॉमी में 50 रुपए की इनकम बन रही है, ठीक है। तो अल्टीमेटली इस प्रोडक्ट की जो वैल्यूज है, इस आउटपुट की अगर आप वैल्यू को जोड़ देते हो तो आपको इनकम की वैल्यू मिल जाती है, ठीक है, सिंपल। अब पॉइंट क्या है, नेशनल इनकम एट करंट प्राइस, मतलब ये है कि सर अभी ईयर कौन सा चल रहा है सर, बोले सर अभी ईयर
अभी ईयर हमारा चल रहा है 2025, तो इसको बोल दे 24-25, जो पहला साल जो भी खत्म हुआ है ना इस साल जो मार्च तक का, तो 24-25 का आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है। उसको आप कैलकुलेट करने के लिए आउटपुट को की वैल्यूज को, आउटपुट बोले तो यूनिट्स में होगा, आउटपुट तो मनी वैल्यू नहीं, यूनिट्स में, कि आउटपुट जितना आउटपुट है उसको मल्टीप्लाई करोगे उसकी वैल्यू से, उसकी प्राइस से। जैसे अगर आपने 1000 मार्कर बनाए तो 1000 मल्टीप्लाई है 10 रुपये, तो इससे उसकी वैल्यू मॉनेटरी वैल्यू आएगी। तो मैं भी बात कर रहा हूँ आपका आउटपुट फिजिकल वैल्यू में, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो इसकी प्राइस से तो आपको क्या मिलेगा, इसकी मॉनेटरी वैल्यू मिलेगी। तो आप अगर इस प्राइस को मल्टीप्लाई कर रहे हो, प्राइस कौन सी है, करंट ईयर की प्राइस है, वो 2024-25 की प्राइस है, तो क्या कहलाएगा, नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। सपोज करो आपकी इकोनॉमी में सिर्फ और सिर्फ 100 पेन बने, अगर वो 100 पेन आज की तारीख में पेन 30 रुपए का है, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 30 आपकी नेशनल इनकम हो गई, सिंपल भाषा में। तो मनी वैल्यू फाइनल गुड्स एंड सर्विस, money value of final goods and service produced by the normal resident of a country during year measured at the price of current year। ठीक है जी, मेजरमेंट ऑफ इंडियाज नेशनल इनकम ऑफ ईयर 2024-25 एट द प्राइस ऑफ 2024-25, सिंपल। इसको हम नॉमिनल नेशनल इनकम भी बोलते हैं, इसको हम नॉमिनल नेशनल इनकम भी बोलते हैं। ये हमको ट्रू पिक्चर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं दिखाती, ये हमको ट्रू पिक्चर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं दिखाती। मतलब कि अगर हमारी नॉमिनल नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं हो रहा है कि देश में प्रोस्पेरिटी हो रही है। ठीक है सर, चलिएगा इसको आगे समझेंगे कैसे, क्यों वो भी समझ पाएंगे। ठीक है, वैसे लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है जी, लेकिन मैं समझा दूंगा आपको। अब नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस का मतलब क्या है कि आप करंट ईयर आउटपुट को किसी बेस ईयर की, मान लो 2011-12 हम लोग, हमारा बेस ईयर होता है, उस 2011-12 की प्राइसेस से मल्टीप्लाई करते हो। आज ये प्रोडक्ट 30 रुपए का है, पर ये 2011-12 में 5 रुपए का था, तो आपने 100 यूनिट बनाई, उसको मल्टीप्लाई किया आपने बेस ईयर की प्राइस से, तो इसको बोलेंगे नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, इट इज द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री मेजर्ड एट बेस ईयर प्राइस। मेजर्ड एट बेस ईयर प्राइस 2011-12 को इंडिया में बेस ईयर लेते हैं अभी तक। नेक्स्ट ईयर से जो बेस ईयर वो चेंज होकर 2021-22 होगा। अभी क्या हो रहा है, 2011-12। चलिए, इसको रियल इनकम भी बोलते हैं, इसको रियल नेशनल इनकम भी बोलते हैं। एंड इट शो द ट्रू पिक्चर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या करता है, इट शो द ट्रू पिक्चर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर हमारी रियल नेशनल इनकम बढ़ेगी तो मतलब हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, सिंपल सी बात। अब आगे समझेंगे इसको एग्जांपल से। एक मिनट, ये देखिएगा, पहले इसको भी कंप्लीट कर लो। अगर आप जीडीपी को उसी रेफरेंस में बात करें, अगर आप जीडीपी को करंट प्राइस पे मेजर कर रहे हो तो वो उसको कहेंगे हम लोग रियल जीडीपी या फिर जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। एंड सेम सेंस में अगर जीडीपी को आप बेस ईयर प्राइस से मेजर कर रहे हो तो नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी एट करंट प्राइस। ठीक है जी, ये ऊपर नीचे हो गया, एक मिनट। जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस तो यहां लिख दिया मैंने। हाँ, रियल जीडीपी क्या होगा, आप अगर जीडीपी को बेस ईयर प्राइस पे मेजर कर रहे हो, ये सही लिख रखा है, मेरे को लगा शायद ऊपर नीचे सफल कर दिया हमने। तो रियल जीडीपी क्या होगा आपका, जीडीपी को आप मेजर करते हो बेस ईयर प्राइस पे, और नॉमिनल जीडीपी क्या होगा, आप जीडीपी को मेजर करते हो करंट ईयर प्राइस पे। तो सेम सेंस में जो हमने नेशनल इनकम में पढ़ा, उसी सेंस में ये रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का कंसेप्ट है, जीडीपी एट करंट प्राइस, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। चलिए हम इसको समझ लेते हैं, इसकी इंप्लीकेशन क्या है, ये समझना बस, सिंपल सी टेबल है, देख लो इसको। हाँ सर, अब देखिएगा आप, जैसे 2011-12 में वीट का प्रोडक्शन हुआ 100 टन इकोनॉमी में, राइस का 50 टन, क्लॉथ का 1000 मीटर, इतना ही प्रोडक्शन हुआ है। ये इनकी प्राइस है, वीट 100 रुपये टन है, ये 200 रुपये टन है आपका राइस, और 20 रुपये मीटर का क्लॉथ है। तो जीडीपी क्या गया सर, 100 इंटू 100 10,000, 50 इंटू 200 10,000, 1000 इंटू 20 20,000, तो 40,000 हमारा क्या हो गया, जीडीपी हो गया 2011-12 का। अब ये 2024-25 है, इसमें भी वीट राइस क्लॉथ का सेम लेवल का प्रोडक्शन हो रहा है। मान लो 100 टन ही वीट बना, 50 टन ही राइस बना, और लोगों के पास भी 1000 मीटर ही क्लॉथ है अभी भी। तो लेकिन प्राइसेस क्या है, 200 रुपये टन, 500 रुपये टन, और ये 50 रुपये मीटर। तो प्राइसेस करंट ईयर की चेंज हो गई है। तो अब इसके आउटपुट की वैल्यू क्या आ गई, 20,000, 25,000, 50,000, 95,000। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 55,000 से हमारा जीडीपी बढ़ गया है, 55,000 रुपये से हमारा जीडीपी बढ़ गया है। पर क्या ऐसा है कि हमारे लोगों के पास मोर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस हुआ है, तो बोले सर ऐसा नहीं हुआ है। दैट मीन्स ये जो इंक्रीज आपको दिख रहा है, दिस इज जस्ट ड्यू टू इन्फ्लेशन। ये चीजें महंगी हो गई, उनकी प्राइसेस बढ़ गई हैं, इस वजह से इसकी हमारा जीडीपी इंक्रीज दिख रहा है हमको। अदरवाइज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस इंक्रीज
नहीं हुआ है, लोगों के पास गुड्स एंड सर्विस की अवेलेबिलिटी ज़्यादा नहीं हुई है। तो ये आपका जीडीपी का बढ़ना इकोनॉमिक ग्रोथ को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है प्रैक्टिकली। क्लियर है? आपको दिख रहा है जीडीपी मॉनेटरी वैल्यू में बढ़ा है, पर इकोनॉमिक ग्रोथ ये नहीं हुई सर। ठीक है जी, ठीक है सर। अब दूसरा देखिएगा रियल जीडीपी का कंसेप्ट क्या है कि आप 11-12 के प्रोडक्शन को आपने देख लिया, वही सेम 40,000 का प्रोडक्शन हुआ, लेकिन जो 24-25 में प्रोडक्शन हुआ उसको आप 11-12 की प्राइजेस से ही मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी, अब यहाँ पे हमने प्रोडक्शन चेंज लिया है, हमने यहाँ पे प्रोडक्शन को इंक्रीज किया, देखिएगा यहाँ पे प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ 150 टन, 100 टन, 2000 मीटर, तो आपका आउटपुट की वैल्यू क्या आई? 65,000 करोड़। ठीक है, अभी तो 65,000 करोड़ है, ये कहलाएगा हमारा रियल जीडीपी। क्या कहलाएगा ये? रियल जीडीपी। क्यों कहलाएगा? क्योंकि यहाँ पर जो इंक्रीमेंट हुआ है दिस इज जस्ट बिकॉज कि आपकी इकोनॉमी में ज्यादा गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन हुआ है, आपकी इकोनॉमी में ज्यादा गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन हुआ है, देखो आप। ठीक है, लेकिन यहाँ पर गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन ज्यादा नहीं हुआ, पर वैल्यू ज्यादा इंक्रीज हुई है, तो वो कहलाता है नॉमिनल जीडीपी, जहाँ पे कि आपकी जो प्रोडक्शन है, आपकी जो इनकम है, आपका जो जीडीपी है, उसकी वैल्यू बढ़ सकती है जस्ट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। जबकि रियल जीडीपी के केस में ऐसा नहीं होगा, वो राइज तभी होगा जब आपकी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो जो हम ये पढ़ रहे थे नेशनल इनकम में, जो बोल रहे थे कि आपका जो नॉमिनल नेशनल इनकम है, ये ट्रू पिक्चर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ शो नहीं करती। वो इसलिए शो नहीं करती क्योंकि वहां पर जो इंक्रीज हो रही है नेशनल इनकम, दैट कैन बी बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। बट इन केस ऑफ रियल नेशनल इनकम अगर वो इंक्रीज हो रही है तो वो 100% तभी इंक्रीज होगी जब क्या होगा? आपकी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। एक छोटा सा पॉइंट, जीडीपी डिफ्लेटर। लो सर, जीडीपी डिफ्लेटर मेजर इट रेफर्स द रेशियो बिटवीन जीडीपी एट करंट प्राइस एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस को क्या बोलते हैं? जीडीपी डिफ्लेटर। ये क्या शो करता है? इट शो चेंज इन जीडीपी ओइंग टू चेंज इन द प्राइस लेवल। तो जीडीपी डिफ्लेटर आपको बताता है कि प्राइस लेवल में चेंज होने की वजह से आपकी जीडीपी में कितना बदलाव आया है। दैट मीन्स जीडीपी डिफ्लेटर क्या शो करेगा कि आपकी जो जीडीपी में चेंजेस आ रहा है, आपकी जीडीपी में जो चेंज आ रहा है वो प्राइस लेवल के कंपैरिजन में किस तरह से कितना आ रहा है। तो इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, जीडीपी एट करंट प्राइस अपॉन जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। सिंपल फॉर्मूला याद कर लेना। एग्जांपल के तौर पे आपका नॉमिनल जीडीपी है, मतलब जीडीपी एट करंट प्राइस, आपका रियल जीडीपी है जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, इसकी वैल्यू गिवन है 20,000, इसकी वैल्यू गिवन है 15,000। तो जीडीपी एट करंट प्राइस अपॉन जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, 20,000 अपॉन 15,000 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 133। अब 100 के रेफरेंस में लेके चलते हैं हम। कहने का मतलब यह है कि जो पहले 100 रुपए की चीज आती थी वो अब कितने की आती है? 133.33 की। ठीक है सर, आगे बढ़े। तो ये आपका लास्ट टॉपिक, अगेन कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी, कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी। सो नॉमिनल जीडीपी कैन बी कन्वर्टेड इनटू रियल जीडीपी बाय यूजिंग ए सुटेबल प्राइस इंडेक्स। ठीक है जी, प्राइस इंडेक्स आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है सर, डोंट वरी, ये आपको निकालने की जरूरत नहीं होती है, क्वेश्चन में गिवन होगा। प्राइस इंडेक्स वो इंडेक्स नंबर है जो आपका प्राइस लेवल में चेंज शो करता है बिटवीन डिफरेंट टाइम पीरियड्स। अलग अलग टाइम पीरियड्स के बीच में जो डिफरेंस आया है उन डिफरेंसेस को शो करता है क्या? इंडेक्स नंबर। वो इंडेक्स नंबर आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको बस उसको अप्लाई करना है। फॉर्मूला अगेन, जीडीपी एट करंट प्राइस अपॉन करंट प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय 100। जीडीपी एट करंट प्राइस अपॉन जीडीपी एट करंट प्राइस क्या हो गया? नॉमिनल जीडीपी। तो बेसिकली नॉमिनल जीडीपी अपॉन करंट प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपका एग्जांपल है, प्राइस इंडेक्स गिवन है आपको 200, नॉमिनल जीडीपी गिवन है 500 करोड़ और आपसे रियल जीडीपी पूछा है। तो फॉर्मूला हो गया 500 अपॉन 200 इंटू 100, दैट इज 250 करोड़। तो रियल जीडीपी कितना है? 250 करोड़। दैट मीन्स जो आपको 500 करोड़ का जीडीपी दिख रहा है वो एक्चुअली प्रोडक्शन 500 करोड़ की वैल्यू जो हुई है वो इन्फ्लेशन की वजह से है। उसकी एक्चुअल रियल जीडीपी की टर्म्स में वैल्यू क्या है? 250 करोड़ ही है। इसी के साथ बेटे आपका ये चैप्टर खत्म हुआ एंड आई होप यू आर एंजॉइंग ऑल दिस लेसन्स और आप अच्छा करोगे। हमारी सारी पीपीटीज पीडीएफ्स आपको हमारे टेलीग्राम और हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगी। इनके टेस्ट भी हमने शेड्यूल कर रखे हैं, उन टेस्ट की आपकी आंसर शीट्स भी उस पर हम अपलोड कर रहे हैं। आप साथ बने रहिए, लगे रहिए, अच्छा स्कोर कीजिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, बाय बच्चों।